जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वेबिनार का आगाज करते हैं। मैं PH डेक की तरफ से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा ये वेबिनार हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ चिलीज पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चिलीज एक अहम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में चिलीज की पैदावार तकरीबन 1.43 लाख मीट्रिक टन है और मिर्च तकरीबन 1.5 लाख एकड़ रकबे पर काश्त की जाती है। आलमी सतह पर पाकिस्तान में मिर्च की प्रोडक्शन का चौथा नंबर है। अगर हम मिर्च की हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट के मसाइल पर काबू पा लें तो मिर्च की फसल में बड़ी सलाहियत है। मिर्च की कटाई का मौसम सितंबर में स्टार्ट होता है और ये मार्च तक चलता है। PH डेक ने इस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया है क्यों ना कि अभी मिर्च की हार्वेस्टिंग हो रही है। इस वेबिनार में हमने एक्सपर्ट स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद सदीक दीपर साहब को दावत दी है, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं उमरकोट में। लेकिन मैं सबसे पहले आपको PH डेक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तारुफ करवाना चाहता हूँ कि PH डेक क्या काम करता है। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई एक कंपनी है जो TDAP के तहत देखे ना इधर डबल है कि 6000 दे रही है। जो इस कोई कंपनी कि पाकिस्तान को हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फराहम करने वाला इदारा बनाना, फ्लड के बाद इन्होंने पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत में इजाफे के जरिए हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और कौमी ज़राई आमदनी में इजाफा करना, वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़राई GDP में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदाती मसनूआत के $1 बिलियन क्लब में शामिल करना। मकासद पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का क़याम दरअसल मकासद के लिए अमल में आया है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद बर्दाश्त नुकसानात को कम करके इसकी मुसाफत में इजाफा करना, मार्केट और वैल्यू। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PH डेक ने चिलीज की वो तेरी भैन को ये बनगतीता ला गया यार। वर्क डन बाय PH डेक ऑन चिलीज। अभी तक PH डेक ने हम 4 वेबिनार करवाए हैं। इसके अलावा एक फिजिकल एक्टिविटी करवाई है उमरकोट में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे इफेक्टिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल MRLS एंड एफ्लाटॉक्सिन मैनेजमेंट इन चिलीज। मैं सबसे पहले अपने मैनेजर मिस्टर खावर नदीम साहब को दावत दूंगा कि वो PH डेक के रोल पर बात करें और इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोगों को वेलकम जी। PIDC का जब प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम जो क्रॉप की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और जो उसकी वैल्यू चेन के बाकी मामलात है उसके ऊपर आपके साथ अवेयरनेस और जो रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ हमेशा जो रिसर्च डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट्स हैं को मदऊ करें। जैसा कि मेरे कोलीग जुल्करनैन साहब ने आपको बताया कि आज हमने डॉक्टर मोहम्मद सदीक दीपर साहब जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है चिलीज के ऊपर, ख़ास तौर पे वो चिलीज जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उन चिलीज के ऊपर जो 2 मेजर इश्यूज हैं अफ्लाटॉक्सिन का और MRL का, दीपर साहब ने उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड बड़ा डेलिब्रेशन के साथ काम किया हुआ है। वो उन चीज़ों को मलूज़ खातर रखते हुए आप लोगों के साथ जो इसके हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है चिलीज की, जिसका डायरेक्ट रिलेशन है एफ्लाटॉक्सिन की मैनेजमेंट के ऊपर, वो आपके साथ शेयर करेंगे। चिली बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारी और इसका हमारी GDP के अंदर बड़ा अच्छा शेयर है और सिंध जो है इसकी हब है। चिली जो क्रॉप है इसको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपके साथ थोड़ी सी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर कर दूं कि पिछले दिनों कुछ कंसाइनमेंट्स पकड़ी गई थी एफ्लाटॉक्सिन और रेजिड्यू की वजह से। ये दोनों चीज़ें फार्मर एंड के ऊपर कंट्रोल की जा सकती हैं। इसको फार्मर एंड पे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो बाद में ये चीज़ें कभी भी कंट्रोल नहीं की जा सकती। जब तक फार्मर अपनी हार्वेस्ट को बेहतर नहीं कर सकेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक ना तो एफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल होगा ना ही रेजिड्यू को कंट्रोल किया जा सकता है। रेजिड्यू का ताल्लुक एक्चुअली जो कल्टीवेशन के दौरान जो हमारे फार्मर्स पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ से आता है और जो हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट के जो मामलात हैं उनके वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी की वजह से
उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से सही तरीके से अगर हार्वेस्टिंग ना की जाए, सही एसओपीज को अगर फॉलो ना किया जाए, तो एफ्लाटॉक्सिन भी ऐड हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि हमने किन एसओपीज को सामने रखते हुए, जिनका ख्याल रखते हुए हम लोगों ने अपनी हार्वेस्टिंग करनी है या हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, ताकि हम लोग अपने एफ्लाटॉक्सिन को भी कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर आज के इस वेबिनार के अंदर एक डिटेल्ड ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। डॉक्टर सिद्दीक डीपर साहब आपके साथ शेयर करेंगे कि हार्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और फिर उसकी हमारे हाई एंड मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो पीआईडीसी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान चुके होंगे, क्योंकि हमने सीरीज ऑफ वेबिनार्स का इनेकाद किया है। हमने सिर्फ सीरीज के ऊपर ही नहीं, बल्कि जितनी मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ग्रो की जा रही हैं, उनके ऊपर हम लोग गाहे बगाहे इस तरह के इवेंट्स आप लोगों की खिदमत में लेके आ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग, बहुत मेहरबानी होगी आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि हमें बार बार म्यूट करना पड़ रहा है लोगों को। आप लोग अगर अपने आप को म्यूट रखेंगे तो बाकी लोग आराम से आज के इस सेशन को सुन भी सकेंगे, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप जरूर पूछिएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि डीपर साहब की प्रेजेंटेशन को आप तसल्ली से सुने। इस प्रेजेंटेशन के रिलेटेड या चिली के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, आप इस प्रेजेंटेशन के बाद फौरन वो पूछ सकते हैं। आपको पूरा मौका मिलेगा, आपके आपके सवालात के जवाब आपको इंशाल्लाह दिए जाएंगे। आपकी बहुत मेहरबानी। डीपर साहब, सर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए सर। सर आप सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। जी आ रही सर नजर? जी आ रही जी। तो फिर मैं स्टार्ट करूं सर इसको? सर 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक डेपर है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का इदारा है, हमारा एरिड जोन रिसर्च सेंटर उमरकोट में है, और वहाँ पे मैं एज ए प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हमने कुछ सालों से चिल्लीज पे काम किया था, क्योंकि चिल्लीज हमारे एरिया की जो है वो पोटेंशियल क्रॉप है। काफ़ी इसके साथ इश्यूज वगैरह भी हैं, जिसको हम थोड़ा बहुत फार्मर के साथ शेयर भी करते रहते हैं, उनको सॉल्यूशंस भी बताते रहते हैं जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसी हवाले से। तो आज के हवाले से क्योंकि आपने मैं पीएचडी इसी को इसी हवाले से मुबारक दूंगा कि उन्होंने अच्छा जो इनिशिएटिव लिया है। पहले हमने भी यहाँ पे किया था, पीएचडी ने करवाया था टिडेफ से मिलके। चलो वो भी काफ़ी जो है वो एक वो अच्छी एक्टिविटी थी जो फार्मर के साथ हमने मिलके की थी यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में। तो उसी हवाले से अभी मेरे ख्याल में ये, क्योंकि सीज़न जो है हमारी चिलीज की वो भी अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, और जाहिर है हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग एक जो है वो इकट्ठे ही चलने वाली चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो जो है ना वो टाइमली इनिशिएटिव है, जिससे हम फार्मर्स को थोड़ा बहुत जो है वो बता सकेंगे। फार्मर्स माशाल्लाह काफ़ी हमारे अवेयर हैं और बड़े अच्छे खासे प्रोग्रेसिव हैं, जो अच्छे तरीके से इसको सारा काम इस पे कर रहे हैं। मगर फिर भी क्योंकि जो फील्ड में काम करने वाला होता है वो आम फार्मर होता है, तो हम कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे हम शेयर करेंगे जो जाहिर है एक इल्म जो है वो ये ज़रूरी नहीं होता कि सब मेरे पास हो, तो वो जाहिर है सब थोड़ी थोड़ी हर चीज़ किसी के पास होती है। हो सकता है मैं कोई ऐसी चीज़ भी इसमें शेयर कर दूं जो पहले हमारे साथ किसी ने फार्मर को या तरह शेयर न की हो, या ज़्यादातर काफ़ी चीज़ें वही होंगी जो हम पहले ही आम रूटीन में कर रहे हैं। तो जी ये आज हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका है हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इन चिलीज। मैं हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा, थोड़ी चिलीज के हवाले से बात करूंगा कि ये इसकी ज़रूरत क्यों है, हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग के हवाले से क्यों ज़रूरत है कि फार्मर्स को इसके लिए अवेयरनेस दी जाए। तो अगर हम बात करेंगे तो चिल्लीज में थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि चिल्लीज जो है वो तकरीबन
7500 BC से मकसद कबल मसीह से इसको जो है वो यूज़ हो रही है। और वो पहले सबसे जो डोमेस्टिकेटेड हुई थी, जहाँ पहले यहाँ पे इसको जो है चिलीज होती थी, जहाँ पे फार्मिंग भी होती थी, तो वो मेक्सिको और ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे होती थी। मगर आजकल ये एशिया की सबसे बड़ी अच्छी कमोडिटी है, खास तौर पर ट्रेड के हवाले से। और अभी जो पूरी दुनिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा चिलीज का ट्रेड हो रहा है, वो एशिया के कंट्रीज जो है हमारे खास तौर पर हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारे मेजर प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, वो खास तौर पर इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। इवन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की आपस में अगर हम देखें कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो वो तकरीबन कोई प्रोड्यूस में या एक्सपोर्ट में तक इसमें इसका शेयर है। तो इसी वाले से पाकिस्तान जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो चिली है पाकिस्तान का, वो इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है। और ये ज़्यादातर हमारे फूड्स में और स्पाइसी स्पाइस जो है वो यूज़ होता है। और अलॉन्ग विथ इसके जो है ना वो काफ़ी इसमें अच्छे जो हैं। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट तकरीबन उमरकोट सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट है उमरकोट, और उसका खासतौर पर जो एरिया है हमारा, और मकसद इस जितनी जो है वो तकरीबन प्रोडक्शन और इसके एक्सपोर्ट के हवाले से टॉप 10 कंट्रीज में भी आ जाता है। मकसद उसमें होता है, तो वो ये इसी का जो है वो क्रेडिट कुंडी और उमरकोट को जाता है कि वो इस काबिल बनाते हैं कि वो हमारी कंट्री जो है वो चिलीज के हवाले से टॉप 10 कंट्रीज में आ जाता है। और आप यहाँ पे इस पे ग्राफ भी देखेंगे कि वो उसमें तकरीबन कोई 85% जो है वो प्रोड्यूस चिलीज की वो सिंध में होती है, तकरीबन कोई 8.5% जो है वो पंजाब में होती है, बाकी तकरीबन 9% 5% के करीब जो बलोचिस्तान में, और 2% तकरीबन जो है वो केपी में हो रही है प्रोडक्शन इसकी। और इसी वाले से अगर हम लास्ट ईयर 2021-22 में देखेंगे, तो पाकिस्तान की टोटल जो चिली जो एरिया पे हुई थी वो तकरीबन 58,000 हेक्टर्स पे थी, और उसमें से जो प्रोड्यूस आई थी वो टोटल वो 144,000 हेक्टर्स थे, सॉरी टन्स पर हेक्टर्स थे। और उसकी जो अगर हम सिंध का शेयर देखें तो वो तकरीबन 43%, 43.6 थाउजेंड हेक्टर्स पे उसकी प्रोड्यूस हुई थी, और तकरीबन 111.4 जो है वो 1000 टन्स इसकी प्रोड्यूस थी। तो ये तकरीबन इसकी एरिया और प्रोडक्शन के हवाले से तकरीबन कोई 80% के लगभग जो है एरिया और प्रोडक्शन है। और अगर हम इसकी चिलीज को देखें तो ये तो इसका जो है हमारी एग्रीकल्चर हवाले से जो जीडीपी में शेयर है 1.5% है। और ये कुछ वैरायटीज हैं जो हमारे यहाँ होती हैं, उसमें देसी जो है ज्यादातर हवाले से इस जी सर, हेलो जी सर बोले, आप कंटिन्यू हेलो, रखें। आवाज आ रही है सर? ठीक है ठीक है। तो ये एक टेबल है जो शेयर करिए कि टॉप 10 जो प्रोड्यूसर्स हैं चिलीज के, ये एफएओ की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब ये तकरीबन हमारा पाकिस्तान वो 10th नंबर पे आ जाता है। और इसी के हवाले से अगर हम देखें तो पूरी जो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है वो अराउंड जो है 5 मिलियन टन्स के है, और पूरे जो वर्ल्ड है उसमें तकरीबन 1.5 मिलियन हेक्टर्स पे ये चिलीज हो रही हैं। और इसकी जो अगर हम ट्रेड में देखें कि वो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर्स जो है उसी का जो है वर्ल्ड में इसका चिलीज का ट्रेड जो है वो हो रहा है। और चिलीज जो है वो सेकंड जो है वो लार्जेस्ट स्पाइस है वर्ल्ड में ट्रेड के हवाले से। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो पूरी अगर हम टेबल देखें तो इंडिया से लेके वियतनाम तक वो ये जो कंट्रीज हैं वो हमसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो है वो ले रहे हैं। हालांकि हमारे पास इतने अच्छा एरिया भी है और इतनी बड़ी अच्छी ज़मीनें भी हैं। तो मकसद क्या रीज़न है
कि हम जो है ना वो अभी तक उसी पे खड़े हैं और हमारी एक्सपोर्ट और हमारी प्रोड्यूस जो कम है, तो उसके जो कुछ रीज़न है वो उसी के हवाले से ही जो है वो जाहिर है। ये जो हमारे एक कहावत है कि जो एक पानी का जो कतरा कतरा जो है वो समुद्र बनता है। तो इसकी जो हम जब चिल्लीज की जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम उसकी नर्सरी लगाते हैं, वहां से लेके इसकी जो है हमें वो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों पे नज़र रखनी होगी, तब जाके हमें अच्छी प्रोड्यूस मिलेगी और हम compete करेंगे कर सकेंगे जो हाई प्रोड्यूसर्स हैं, लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के उसमें। तो अगर हम एक और टेबल आप यहाँ देखिए कि हमारे पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो कितना है। तो आज हम अभी तकरीबन कोई 100 कंट्रीज के करीब जो है मुख्तलिफ कंट्रीज हैं दुनिया के, वहाँ पे हम चिली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अभी जो है हमारी वो तकरीबन कोई 5000 टन्स के जो है ना करीब ज़्यादा से ज़्यादा 2016-17 में देखेंगे 5900 टन्स थी और अभी बीच में फिर कम हो गई। अभी 2021-22 में वो तकरीबन 3000 टन्स के करीब है। तो मगर हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास जो प्रोड्यूस आ रही है वो तकरीबन 90,000 टन्स है। अगर हम 90,000 बजाय 5000 टन्स के या 3000 टन्स के अगर हमारी प्रोड्यूस जो एक्सपोर्ट है वो 9000 एमिसिस में से हम जो है वो ले सकेंगे। तो यही एक ज़रूरत है कि हमें जो है ना इस पे सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि हमारी प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है और क्वालिटी प्रोड्यूस हो। क्योंकि जैसे पहले अभी खवार साहब ने बताया कि इसी साल ही अभी 1-2 महीने पहले की बात है कि श्रीलंका ने हमें जो है काफ़ी शिपमेंट्स जो थी वो वापस कर दी, बैक कर दी, उसने उस पर हमें लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो उसी दौरान भी हमारी काफ़ी जो शिपमेंट्स थी तकरीबन कि उसमें ज़्यादातर जो मेन इशू था वो एफ्लोटॉक्सिन का था। तो एफ्लोटॉक्सिन और यहाँ जो MRLs वगैरह हैं, यहाँ हमारे जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं, ये इशू था मेन, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोड्यूस थी वो वापस हुई थी। तो उसी के बाद फिर कुछ फार्मर्स हमारे जो काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उन्होंने थोड़े इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट ने लिए, NGOs ने और प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी, PhDs ने सब ने मिलके उसमें कंट्रीब्यूट किया और वो फार्मर्स को जो है ग्रीन शीट्स वगैरह दी गई थी कि आप इस पे जो है वो ड्राई करें, चिलीज जो है वो हमारी जो क्वालिटी प्रोड्यूस हो। फिलहाल अभी उसी में आगे आते हैं। तो मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा कि आखिर मेन रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोड्यूस जो है वो कम आ रही है। तो यहाँ पे हम क्योंकि 85% जो एरिया है हमारा वो यहाँ कुर्री का है, तो यहाँ पे जो मेन इश्यूज हैं वो ज़्यादातर ये हैं कि वो जो है हमारी शॉर्टेज, जो इरिगेशन वाटर है उसकी बहुत शॉर्टेज है। यहाँ पे तकरीबन मंथली या इवन कभी कभी 45 या 50 डेज के बाद जो है ना कभी कभी पानी जो आ रहा था और जो है वो इस पे इफेक्ट हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो है वो ज़्यादातर ओल्ड प्रोडक्शन मेथड्स हैं जो चिलीज के, कोई अभी इसमें नवापन जो है वो नहीं आया इसमें अभी तक। काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं हमारे जो काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करते हैं, मगर ज़्यादातर हमारी मेजॉरिटी जो है वो उसी पुराने डगर पे चल रही है। उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ फर्टिलाइजर वगैरह जो है वो उनका भी जो है ना वो मकसद कोई जो यूटिलाइजेशन वो इंसफिशिएंट है। या अगर हम जो है ना वो काफ़ी हमारे फार्मर्स को काफ़ी कहते रहते हैं कि हम सॉइल टेस्ट करवाएं, सॉइल टेस्ट करवाने के बाद आप यूटिलाइजेशन करें। तो ये भी एक इशू है। उसके साथ साथ डिफरेंट जो वीड्स हैं, अगर आप फार्मर की फील्ड में जाके देखेंगे, क्योंकि हमें तो जाती हमने जाके देखा है उस पर, तो वो काफ़ी जो है ना वो जो वीड्स हैं वो काफ़ी नुकसान करती हैं। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि तकरीबन आपकी 60% तक जो है ना आपकी प्रोड्यूस पे इफेक्ट करती हैं ये वीड्स। उसके साथ साथ वो जो है हमारे पास काफ़ी इसमें डिजीज हैं, पेस्ट हैं, जो खासतौर पर जो हमारा पेस्ट जिसके लिए हमारे एफ्लोटॉक्सिन का भी इशू आ रहा है वो है थ्रिप है और वाइट फ्लाई। ये मेन वेक्टर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो इसी फैलाते हैं चिली लीफ कर्ल वायरस को, सॉरी एफ्लोटॉक्सिन नहीं मगर चिली लीफ कर्ल वायरस को। और उसके साथ साथ हमारे पास ना कोई अच्छी सी इतनी वैरायटीज भी नहीं है, उसी वजह से हमारी
जो चिल्लीज में है, खास तौर पर हमारे इस इलाके की जो पहचान है लोंगी, जिसे डंडीगढ़ भी कहते हैं, वो उसकी जो प्रोड्यूस है वो कम हो रही है। और अभी काफ़ी जो है वो जो फार्मर हैं हमारे वो हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। हम इसी पे हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ही सालों में हमें कुछ ना कुछ इस तरह करेंगे कि कोई अच्छी इस तरह की डंडीगढ़ की उसमें वैरायटी आ जाए कि उसमें ये रेजिस्टेंस वगैरह हो डिजीज और पेस्ट के साथ साथ। इवन आजकल जो हमारा ये एफ्लोटाक्सिन का इशू भी चल रहा है, तो उसी पे हवाले से भी थोड़ा बहुत हम काम कर रहे हैं। खासतौर पर केबी से मिलके हमने वो ट्रायल प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया था, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मेन जो आज का हम टॉपिक भी है जिसे वो है इनसफिशिएंट हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से हमारी जो है वो चिल्लीज, क्योंकि हम पूरी मेहनत भी फार्मर करता है, हमारे प्रोग्रेस फार्मर जितने भी हैं वो पूरी मेहनत भी करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, वहाँ पे फिर वो फील्ड में जाते हैं, पूरा साल मकसद जो है वो जितनी सीजन है उसका इंतजार भी करते हैं कि हमारे प्रोड्यूस है, और आखिर में आके वहीं पे हम ना जो है वो नुकसान खाते हैं, डैमेज होते हैं कि हम हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान इतनी तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी प्रोड्यूस जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो भी पोस्ट हार्वेस्ट से अलग रखती है, हमारे पास जो ड्राइंग की टेक्नोलॉजी है, वो ड्राइंग मेथड्स हैं वो पुराने वाले चल रहे हैं, उसी पे हम चल रहे हैं, उसी पे नई टेक्नोलॉजी पे ज़्यादातर काम भी नहीं हुआ, फार्मर भी इसी तरफ नहीं आ रहे हैं, और इसी पे कोई ज़्यादातर इन्वेस्ट भी नहीं है कि फार्मर अपनी तरफ से भी कोई इन्वेस्ट करे और नई टेक्नोलॉजी क्या है हम अच्छे तरीके से क्वालिटी जो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी चिल्लीज है वो हम प्रोड्यूस कर सकें। तो दूसरा जो अगर हम इसमें देखेंगे जहाँ पे हमारे खास तौर पर एक्सपोर्ट पे हमें जो इशू आ रहे हैं जब हमारी चिलीज पे, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो ज़्यादातर हमारे जो इशू है वो है एफ्लोटॉक्सिन पे। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज भी हैं, मगर मेजर जो हमारा एक्सपोर्ट पे जो एक वो ऊपर से इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, वो एफ्लोटॉक्सिन है। तो जब हम जिस पे हमारी जो चिल्लीज होती हैं उसमें जो वो मोल्ड्स आ जाता है या मॉइस्चर जो कंटेंट है, जाहिर है जब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगी तो उस पर जो है फंजी वगैरह का अटैक ज़्यादा होगा। एफ्लोटॉक्सिन है, रोडेंट्स ड्रॉपिंग्स है, क्योंकि हमारे पास ओपन ड्राइंग होती है ज़्यादा तौर पर, और वो थोड़ी बहुत बाड़ वगैरह लगा देते हैं, मगर भी कुत्ते और जो रोडेंट वगैरह वो आते जाते रहते हैं, तो उसकी कुछ ड्रॉपिंग ड्राइंग सही तरीके से नहीं करते, उसकी जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो जो है वो हम कोशिश करते हैं कि उसके उसी वजह से अगर मार्केट में भी जाते हैं तो वहाँ उसकी जो है मॉइस्चर की वजह से उस पर कटौती होती है और उसकी जो प्राइसेस वगैरह कम उसको मिलती हैं। और दूसरा इसमें ये है कि मार्केटिंग सिस्टम जो है वो भी हमारा इस तरह का नहीं है। हमारे पास जो मार्केटिंग सिस्टम है उसी में भी अब अगर हम आखिर में आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा, तो वहाँ पे इस तरह होता है कि आप इतनी भी अच्छी प्रोड्यूस लेके जाएं और वो जो आम मकसद वो बिल्कुल भी गले सड़े और वो बेड क्वालिटी जो चिल्लीज आती थी वो मिक्स कर देते हैं। तो वो वहाँ पे भी हमारा वो इस तरह सिस्टम नहीं है। यहाँ इस तरह हो कि कोई जो अच्छी प्रोड्यूस लेके आए तो उससे अच्छा प्राइस मिले कि दूसरे फार्मर भी उस पर आ जाएं। तो ये भी अभी स्टार्ट हुई है चीज़, मगर पहले इतनी ज़्यादातर नहीं थी और अभी भी ज़्यादातर नहीं है, मगर कुछ पोर्शन कुछ हमारे पास जो कंपनीज हैं वो फार्मर को इस हवाले से कर रही हैं कि आप जो है ना वो अच्छे जो हमारी ड्राइंग करें उसकी। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे यहाँ जो हमारे चिलीज पे जो इश्यूज हैं तो काफ़ी, जैसे मैंने आपको एक पूरी लिस्ट बता दी, मगर उसमें से सबसे ज़्यादा हम जो है जिसकी वजह से हमारे प्रोड्यूस पे भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा है वो है चिली लीफ कर्ल्स वायरस डिजीज, जिसे हम आमतौर पर यहाँ पे मूड कहते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा है एफ्लोटॉक्सिन, जो पहले तो हम ये समझते थे कि ये जो है ड्राइंग जब हम करते हैं तो वहाँ से एफ्लोटॉक्सिन शुरू होता है, मगर हकीकत ये है कि ये फील्ड से शुरू होता है। अभी हमारी जो नई हमारे PRC ने और हमारे के भी है और कुछ और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये जो है वो फील्ड से आता है, जो सॉइल है हमारी वहाँ से आता है। हाँ, ये बात है कि वो उस पर इतनी इंटेंसिटी उसकी नहीं होती है कि वो क्या करे, मगर वो जब ज़्यादा उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है हमारी जो जब हम ड्राइंग करते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो इतनी एडवांस नहीं है, वही प्रैक्टिस हैं, तो उसकी वजह से
वो जो हमारी जो ड्राइंग है वो अच्छी नहीं होती, और वहाँ पे ये जो एफ्लोटॉक्सिन है वो मल्टीप्लाई ज़्यादा होता है। अगर हम फ्रेश में देखेंगे तो वो तकरीबन कोई अंडर एक्सेप्टेबल लेवल जो है यूरोपियन यूनियन या हमारे बाहर से जहाँ पे जिसकी जो है वो तकरीबन लेस देन 5 माइक्रोग्राम्स पर केजी होती हैं। इससे कम हो तो वो एक्सेप्टेबल है। तो जो वो हमेशा एक्सेप्टेबल से कम ही होती है। जो हमने कुछ एनालिसिस के जो हमने यहाँ पे जो सैंपल्स वगैरह की एनालिसिस करवाई है तो उसमें कम है, मगर जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाती है ज़्यादा, और दो दोस्त उठिया कनेक्ट 100 माइक्रोग्राम्स पर केजी से भी ज़्यादा जो है हमारे बाहर के कंट्री जब हमारे एक्सपोर्ट हुई थी तो फाइंड हुए, उसी वजह से उन्होंने बैन कर दिया और उसको वापस कर दिया है। तो ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से, तो अभी हम आते हैं अपने थोड़े इसी वाले से कि आखिर हार्वेस्टिंग क्या है, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या है, या पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट क्या है। तो उसी वाले से थोड़ी हम बात करेंगे, ज़्यादातर सबको पता है, मगर अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं प्लांट्स को या प्लांट्स पार्ट्स को, जैसे हम फ्रूट्स हो गए या उसके जो उसको करते हैं, और वो बाय हैंड करते हैं या मशीनों से करें या किसी टूल्स वगैरह यूज करके करते हैं। और ये क्यों करते हैं कि हम उसकी आखिर में ड्राइंग करें, अगर जहाँ उसकी वैलिडेशन करें, उसकी मार्केटिंग करनी है या एक्सपोर्ट करनी है। तो ये जो कलेक्शन है मैच्योर्ड प्लांट्स की या प्लांट्स पार्ट्स की, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाती है पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग भी ये स्टेज है जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद जितनी भी मार्केट और एक्सपोर्ट तक जितनी भी वो स्टेजेस हैं वो सारी पोस्ट हार्वेस्टिंग के जद में आ जाती हैं। और उसमें हम ये जो है वो जो हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट एज ए रॉ मटेरियल जो है एग्री प्रोडक्ट करते हैं, और उसको हम करने जा रहे हैं वैल्यूएबल की तरफ। जाहिर है जब हम उसकी अच्छे तरीके से ड्राइंग करेंगे या इस तरह, तो हमारी जो क्वालिटी, वैल्यूएबल क्वालिटी जो है वो एक जो बन जाती है, जिसको हम मार्केट में भी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और एक्सपोर्ट में भी। तो ये जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं, उसमें आपकी जो है वो कलेक्शन आ जाती है, आप उसकी फिर जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, वो फील्ड से लेके आपकी ड्राइंग एरिया तक जो है वो आ जाती है। उसके बाद आप उसकी क्लीनिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, वॉशिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, या फिर स्टोरिंग हो गई, या फिर मार्केटिंग हो गई, एक्सपोर्ट हो गई। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट की जो है वो सारी एक्टिविटीज हैं इसमें। और पोस्ट हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ये मकसद हम वो पूरे सब के सब जो पॉसिबल मेथड्स हैं उसको यूटिलाइज करके, और इन सारी जितने भी प्रोसेसेस हैं ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग और आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग के, उनको हम अच्छे तरीके से जो है वो करें कि हमारी जो प्रोड्यूस आ रही है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा, और उसको इस तरह मेंटेन करें कि वो मार्केट भी, तो हम जो है वो जो भी यूटिलाइजेशन करेंगे जितने भी पॉसिबल मेथड्स होंगे, तो वो सारे मेथड्स मिलके जब हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग को हम जो है वो करें, तो उसको हम जो है वो हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट कहेंगे। पोस्ट हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज आ जाती हैं उसमें वो है कलेक्शन, मैंने जैसे पहले कहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, सॉर्टिंग है, वॉशिंग हो गई, उसकी ड्राइंग हो गई। वॉशिंग आमतौर पर हमारे यहाँ फार्मर जो है वो नहीं करता, वो जितनी भी कलेक्शन होती है वो यहाँ से अगर हम देखें तो जो ज़्यादातर हमारी डी वैल्यू होती है हमारी प्रोड्यूस की, वो यहाँ से होती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग होती है, और ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग जो मेथड्स है या जो पीरियड है उसी में होती हैं। और ज़्यादातर हमारे पास ये प्रैक्टिस है ही नहीं कि हम उसको वॉश करें, हालांकि इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं आपको पीछे कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जो हमने एक्टिविटी शुरू की है और फार्मर के साथ मिलकर हम कर रहे हैं उस पर। तो उसके बाद ड्राइंग हो गए, पैकेजिंग है, स्टोरिंग है,
प्रोड्यूस खुद भी देखी हमारी जो है वो डायरेक्ट जो हमारे ऑब्जर्वेशन से कि वो जो है इमेच्योर स्टेज में ही उसकी ना काफ़ी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रोड्यूस में इफेक्ट पड़ता है उस पर। और उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग मेथड्स भी जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं होते। काफ़ी फार्मर जब हम उसको करते हैं तो वो साथ साथ वो लीव्स और उसके जो गले सड़े और ये सारी चीज़ें वो भी उसमें आ जाती हैं। और उसके साथ साथ जो कलेक्टिंग मटीरियल है, हमने ये चीज़ काफ़ी नोट की है और फार्मर्स को भी बताया कि आप ये प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि फार्मर पूरा दिन जब पिकिंग करता है तो पूरा दिन फील्ड में होते हैं और वो जो फ्रूट है उसको कलेक्ट करके फिर पॉलीथीन बैग है जिसके हम आमतौर पर ज़मान में कटा कहते हैं, जो हमें चीनी वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं, उसी में जो है वो करके और धूप में पड़े होते हैं पूरा दिन। वो धूप में पड़े होते हैं, गर्मी में पड़े होते हैं और वो उनके अंदर जो है ना एक वो सफोकेटेड माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो गलना जो है वो फ्रूट जो है जो थोड़ा ओवरराइप होगा वो गलना भी शुरू होता है। तो हमने बोला कि आप इस तरह करें कि वो आप जो कलेक्शन करनी है तो वो कलेक्ट करके आप जो वहाँ पे कोई आपके पास, क्योंकि फील्ड में ओवरऑल तकरीबन पूरे सिंध में या और पूरे पाकिस्तान में फील्ड में हमारे दरख्त तो हैं, तो दरख्त के छाए में जो है वो शेड में उसको जो है आप रखते जाएं और आखिर में वो उसको जो है ट्रांसपोर्ट करें, बजाय इसके कि पूरा दिन वो एक कट्टे में बंद करके आप उसको कलेक्ट करते रहें। तो ये इशू है इसमें। और जो है वो टाइमिंग भी कभी कभी इस तरह होता है कि उनकी वो ठीक नहीं, वो अर्ली से शुरू करते हैं जब, क्योंकि अर्ली जब हमारी प्रोड्यूस आ जाती है, ज़्यादातर हमारी जो चिली की प्रोड्यूस होती है वो जब सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर के बाद रात के टाइम पे नमी वगैरह पड़ती है, तो सुबह जब तक वो सूरज निकल के ऊपर थोड़ा नहीं आता तो वो काफ़ी जो है नमी जो है उनके ऊपर जो है वो कलेक्ट होती है। तो वो भी जब हम उनके साथ करते हैं तो वो मॉइस्चर परसेंट उसका ज़्यादा हो जाता है। जब हम उसको जो है पिक करते हैं तो वो मॉइस्चर उसके जो है साथ रहती है और आगे चल के वो ड्राइंग में हमें मसले करती है। और दूसरे साथ और ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे मैंने कहा कि वो ये करते हैं कि जब शाम के टाइम पे वो सारा जो कलेक्ट करते हैं बैग्स में कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट करके चुमची या ट्रैक्टर में रख के और जहाँ ड्राइंग एरिया होता है वहां तक लाने के, फिर वो 20 बंदे जो है वो मिर्चों के ऊपर वो चढ़ के बैठ जाते हैं ड्राइंग एरिया तक, तो उसकी वजह से भी काफ़ी उसकी जो है वो डैमेज होती है। और दूसरा इनएडिक्वेट जो है वो हमारी ड्राइंग है और स्टोरेज सिस्टम है। जैसे मैंने कहा ड्राइंग हम ओपन पे करते हैं, अभी हम उसको मैं थोड़ा और भी आगे इसको बताऊंगा कि वो किस तरह आमतौर पर हमारा लोकल फार्मर जो है वो ड्राइंग करता है। तो अगर हम हार्वेस्टिंग की तरफ आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो जहन में रखनी चाहिए कि किस तरह हमें जो है वो हमारे हार्वेस्टिंग करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हार्वेस्टिंग की ज़द में आते हैं और इसको जो है वो जहन में रखना चाहिए हमारे फार्मर्स को कि वो इस पर थोड़ा ध्यान दें जितनी पॉसिबल हो सके। ये ज़रूरी नहीं है कि सब की सब जो चीज़ें हैं वो हो सकता है वो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भी कर रहे हो फार्मर, काफ़ी हमारे हैं जो एडवांस है जहाँ वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। तो सबसे पहली बात यह आती है कि जब हम हार्वेस्टिंग करें तो अपने फार्मर्स को थोड़ा उस के बारे में अवेयर करें कि आपने जो, क्योंकि हमारी जो फील्ड में जो हमारे पिकर्स होते हैं, हमारे जो फार्मर हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ हैं, तो उनको थोड़ा पहले समझाना चाहिए कि आपने पिकिंग किस तरह करनी है कि आपका डैमेजेस जो है वो कम से कम हो। तो वो हार्वेस्टिंग प्रोटोकॉल्स उन्होंने उनको समझाने होंगे कि किस तरह पिकिंग करनी है, कलेक्शन किस तरह करनी है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह करनी है, जैसे मैंने पहले चीज़ें जो बताई। तो ये ज़रूरी है कि जब हमारी सीज़न शुरू होती है तो हम अपने फार्मर्स को ये अवेयरनेस दें। ये हमारे एज एग्रीकल्चरिस्ट का भी है और जो हमारे फार्मर के जो हमारे जो ज़मींदार भाई हैं उनको भी ये चीज़ें करनी चाहिए कि अपने फार्मर्स को ये चीज़ें बताएं कि आपने किस तरीके से जो है वो पिकिंग करनी है और उसको ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ड्राइंग करनी है, वो चीज़ें किस तरह करनी है। तो जैसे असल में ये है कि चिल्ली जो है हमारे जाते हैं, यानी वो उसको जो है वो फार्म अगर हम हार्वेस्ट करें तो उसके बाद अगर हम उसकी कच्चा उसको इमेच्योर स्टेज में उसको हम करते हैं, पिक करते हैं, तो फिर वो राइप नहीं होते। जैसे हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल नाम लूंगा आम का, तो आम हम कच्चे में तोड़ते हैं, उसके बाद उसको जो है रखते हैं तो फिर वो राइप हो जाता है। मगर चिलीज में ये बात नहीं है,
वो जो है क्लाइमेट्रिक टाइप आ जाता है आम, और ये नॉन क्लाइमेट्रिक है। इसीलिए इसको हार्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर ये है कि जब वो बिल्कुल राइप हो, 90% से ज़्यादा उसकी जो है वो कलर जो है वो रेड होना शुरू हो जाए, तब हम उसको, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं रेड चिलीज के हवाले से, तो जब हम उसका कलर जो है वो 90% से ज़्यादा रेड हो जाए तब उसकी पिकिंग करें। अगर क्योंकि हम पहले इमेच्योर स्टेज में करेंगे तो फिर आगे जो है वो आपकी जो ड्राइंग में इशू करेगा और उसकी क्वालिटी में भी इशू करेगा। और दूसरा ये होता है कि अनराइपन जो हार्वेस्टर होती है उसमें रेड कलर, जैसे मैंने पहले कहा, वो आता ही नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम उसका कलर रेड हो जाए उसके बाद करें। और ये जो कलर ब्रेक स्टेज होती है, मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा, इसको हम कलर ब्रेक स्टेज करते हैं, जहाँ पे वो जो हमारा चिल्लीज का कलर है वो रेड होना लग जाता है और तकरीबन वो उसको 90% से ज़्यादा हो, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये कलर ब्रेक स्टेज है उसकी, तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे शिमला मिर्च जिसे हम बेल पेपर कहते हैं, तो वो क्योंकि हम ग्रीन के तौर पर उसको यूज़ करते हैं, तो वो हम ग्रीन पे लेते हैं, मगर वो उसी पे जो है वो क्लाइमेट्रिक के टाइप में आ जाता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए वो जब हम उसको अच्छी थोड़ी बहुत उसकी कूलिंग कंडीशन वगैरह थोड़ी बहुत उसको देते हैं और छाँव में अगर हम उसको रखें तो फिर रेड भी हो जाता है। मगर ये हमारी जो रेड चिलीज हैं, खासतौर पर जो वैरायटीज हैं हमारी, वो इस तरह नहीं होती, तो वो हमें जब रेड हो उसके बाद ही उसको तोड़ना चाहिए। और उसको जो है वो दूसरा ये बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हार्वेस्टिंग हमें टाइमली करनी चाहिए। ऐसा भी ना हो क्योंकि हम सुबह से शुरू करते हैं शाम तक, तो वो स्टार्ट सुबह से करें मगर अर्ली मॉर्निंग में ना करें, जब तक उसकी जो उसके ऊपर जो रात की जो ड्यू पड़ जाती है, वो नमी जो है वो 10 तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक जब उसकी वो धूप की वजह से वो नमी खत्म हो जाए उसके बाद उसको हार्वेस्टिंग करें। और हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है दूसरी बात ये है कि जब हमारे रेन्स हो, खासतौर पर कभी कभी इसी सीजन में हमारी रेन्स आ जाती हैं, कभी नहीं भी होती, मगर अगर रेन आ जाती हैं, बारिशें आ जाती है, तो बारिश के जल्दी भी ना करें उसको। अगर वो कंडीशन पे देखें कि वो बारिश कितनी इंटेंसिटी की है, अगर ज़्यादा बारिशें हैं तो भले 1-2 दिन छोड़ दें, अगर वो बारिशें थोड़ी बहुत चल रही है तो घंटा 2 के बाद देखें कि अगर उसके ऊपर नमी या बारिश का पानी वगैरह नहीं है तो उसके बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग करें। ये कुछ पिक्चर्स हैं वो जिसमें हमने वो फार्मर को साथ मिलके उसको थोड़ा बताते हैं कि आपने पिकिंग किस तरीके से करनी है, किस चीज़ में कौन सा मटेरियल आप यूज़ करें, क्योंकि मटेरियल जैसे मैंने कहा कि हम वो पहले हमारे फार्मर्स जो वो क्लासेस में करते हैं वो भी ऐसी बात है भली करें, मगर उसके बाद क्लासेस में या इसमें करके वो जो पॉलीथीन बैग में रखते हैं पूरा पूरा दिन जो है वो धूप में पड़ा रहता है, वो प्रैक्टिस ना करें। वो इसमें जो है अगर इससे अच्छा है कि वो कोई जैसे आजकल ट्रे आ रही हैं प्लास्टिक की, उसमें करें या वो जो हमारे फार्मर के पास डिफरेंट किस्म की प्लास्टिक की बाल्टियां, फिर आप उसको किसी भी करके उसकी जो है वो दूसरे जो उसकी प्रोसेसिंग है वो अलग तरीके से करे, वो मेन आपकी जो प्रोड्यूस है उसमें ना करे। इवन इसी तरह जो अंडर राइपेंड है या इमेच्योर फ्रूट्स हैं, अगर वो भी इसमें आ जाते हैं आपके पास, तो आगे जो हमारा इसमें प्रोसेस है सॉर्टिंग में या ग्रेडिंग में, आपने वहां पे उसको जो है ना वो अलग करना है उनसे। इसी तरीके से फिर वो ये होगा कि आपकी प्रोड्यूस जो है वो आपकी जो है वो उसको ग्रेडिंग करें तो वो इस तरह की जो आपके पास प्रोड्यूस आ जाए, जो राइप जो फ्रूट्स आ जाए उनको अलग करना है आपने। और उसके साथ साथ ये भी फार्मर हमें उनको बताना है कि जब आप उसको पिकिंग करें इसकी अपनी चिलीज की, तो कोशिश करें कि उसके साथ आपकी जो है ना वो कभी कभी काफ़ी काफ़ी ये भी ऑब्जर्वेशन है हमने खुद भी नोट किए कि जब हम चिल्लीस उसको पिक करते हैं तो उसके साथ साथ उसके लीव्स या उसकी जो वो टहनियाँ हैं वो आ जाती हैं, जो उसकी जो ब्रांच होती है वो उसके साथ आ जाती है। तो ये चीज़ें जो है इससे जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए कि वो उसके साथ ना आए और फार्मर को ये बतानी है। इससे ये होगा कि अगर आप
उसके पिकिंग करने से आपकी पूरी ट्रिग आ जाती है, या आपकी स्टॉक या ब्रांच आ जाती है, तो वो आपका आगे चल के नुकसान होगा, क्योंकि उस उन्हीं ट्विग्स में, उन्हीं ब्रांचेस में फिर दोबारा फूल होंगे और जो आगे चल के फिर वो आपके फ्रूट बनेंगे। तो इस तरह अगर ज्यादा पैमाने पे हो रहा है तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करें कि वो फार्मर को इस तरह बताएं कि आपने एक तो वो जो आपके अंडर राइपेंड और ओवर राइपेंड वो राइप जो फ्रूट्स हैं वो नहीं लेने, और इस तरह करें, उसकी पिकिंग करें कि सिर्फ फ्रूट आ जाए, ज्यादातर आपका उसमें नुकसान ना हो। उसके साथ साथ डिले जो है हार्वेस्टिंग जो है वो भी आपको जो है ना ऊपर कर दे। अगर आपने डिले कर दी, आपकी वो फसल तैयार है, 90% से ज्यादा आपकी कलर हो गई है उसकी, और बाप फिर भी नहीं कह रहे, आपने वो एक हफ्ता 1.5 हफ्ता छोड़ दिया उसको कि यार कुछ कोई भी रीजन है, आपका अपना उसमें हो या कोई फार्म में पिकर्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपका फिर उसकी क्वालिटी में उसका इफेक्ट होगा अगर हम डिले करते हैं इसमें। तो उसके बाद ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपने जब वो एक तो वो आपके जो फ्रूट्स हैं वो जो अंडर राइपेंड हो या ओवर राइपेंड हो वो भी नहीं लेने, और उसके साथ साथ काफ़ी हमारे पास जो है वो जब हम इसमें जाते हैं तो डिजीज वगैरह भी हमारे क्रॉप में आ जाती हैं। तो वो डिजीज अगर प्लांट हो, स्पॉइल्ड हो, इमेच्योर हो, डैमेज्ड हो, क्रैक्ट वगैरह में हो, या किसी ने उसको किसी वजह से उसको वो डैमेज हो गया, तो वो जो है वो आपकी प्रोड्यूस वो अलग करनी है। वो आपने मेन जो प्रोड्यूस आपकी आ रही है उसी में से नहीं लेनी है, क्योंकि वो आपकी जो आगे चल के फिर ड्राइंग में और दूसरे प्रोसेस में फिर वो दूसरे जो उनके साथ चिलीज जो होंगे उनको भी वो खराब करेंगे। तो ये इसमें जो है ना वो जहन रखने वाली बात है कि इस तरह के जो अनराइपेंड ओवर राइपेंड हैं, डिजीज्ड हैं, स्पॉइल्ड हैं, या जो डैमेज फ्रूट्स हैं, वो आप उसने या तो अलग पिक करने हैं या फिर वो ग्रेड में उनको निकाल देना है, और खास तौर पर ड्राइंग से पहले। और अगर एक ये जो चीज़ है मैंने कुछ फार्मर्स को कही थी, तो वो हमारे ज़मींदार भाई थे, उन्होंने कहा यार कि अभी हम ये भी काम करेंगे। असल में ये था कि हम ये मेरा हम क्योंकि हम फील्ड में 3-4 सालों से जा रहे हैं, तो वहाँ पे जितने फार्मर्स थे और हमारी जो ज़्यादातर पिकर्स होती हैं, जो मेल के साथ साथ फीमेल ज़्यादा होती हैं, तो और उनके साथ कुछ बच्चे भी होते हैं थोड़े बहुत उनके घरों के, जो क्योंकि गरीब बंदे होते हैं, ज़्यादातर उनका कमाने का जरिया ये भी होता है। तो वो जब पिकिंग करते हैं तो क्योंकि जाहिर है ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे फ्रूट्स आपके जो हैं वो साबित आ जाए, कुछ उसमें से टूट भी जाते हैं, तो उसकी जो उसका जो रस जो होती है चिलीज़ की, वो हाथों पे और बाहों पे लग जाती हैं, और उसमें इतनी जलन करते हैं कि वो तकरीबन, क्योंकि पूरा दिन उसकी चलती रहती है तो वो पूरा दिन रहती हैं। तो अगर वो हो सके तो पॉसिबल हो, मैंने इसीलिए लिखा है पॉसिबल, तो अगर वो आप उन फार्मर्स को जो है अगर आप हैंड ग्लोव्स जो हैं जो बड़े वाले बाजू तक आ जाते हैं ये प्रोवाइड करके दें। जाहिर है वो कुछ ऐसे भी हैं कि काफ़ी जो है ना टाइम चलते हैं, तो वो अगर उनको करेंगे वो थोड़ी बहुत उनकी जो है वो सेफ्टी मेयर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो है वो अगर, क्योंकि देखें उनके हाथों में इस तरह लग जाते हैं, फिर वो मुंह पे हाथ लगाएं, आंखों में हाथ लगाएं, तो वो होती हैं। मुझे याद है कि फार्मर्स ने हमें कहा था कि सर मेहरबानी करें वो इसी पे ऐसा, क्योंकि हमारी जो हाइब्रिड टाइप है वो ज़्यादा इसमें तीखी होती है ना, हॉट होती है, तो कहें मेहरबानी करें सर इनसे हमें जान छुड़ाएं। और दूसरा ये भी था कि वो ज़्यादातर हमारी जो लौंगी होती है जब वो पिक करते हैं तो वो डंडी के सवा आ जाती है, और उसमें से वो सॉरी डैमेज जो है वो कम होती है, मगर हमारी जो खास तौर पर वो हाइब्रिड टाइप है ना, वो जो लंबी वाली है, वो जब उसको पिक करते हैं तो वो ज़्यादातर काफ़ी उसमें से बीच में से टूट जाती हैं, और वो उसकी हार्ड ज़्यादा होती हैं, तो उनकी पूरी स्किन जो है ना वो इशू हो जाता है। तो अगर पॉसिबल हो, क्योंकि वो जो हमारे पिकर्स हैं, वो जो हमारे फार्मर्स हैं, वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह हैं, उनके भी एहसासात, वो सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम उनको प्रोवाइड करें तो इतना इसमें मेरे ख्याल में इस पे ग्लोव्स में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो मेरा ये था कि अगर हम उनको हो सके तो उसको प्रोवाइड करें ग्लोव्स के साथ कि वो फिर पिकिंग करें, तो उनका भी थोड़ी बहुत वो जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे इसके हवाले से। और दूसरे साथ ये है कि हम जो है, मैंने जैसे पहले कहा, वो आपने जो पिकिंग करनी है वो डायरेक्टली आप जो है वो जिस तरह आम हमारा फार्मर करता है, वो पीछे से जो हमारी वुमेन्स होती हैं वो पीछे से कपड़ा जो है वो बांध देती हैं और उसमें डालती रहती हैं, उसके बाद जाके फिर वो उसमें जो पॉलीथीन बैग में आती है उसमें कोशिश करें ना करें। और ये दूसरा जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगर हम केमिकली इसमें देखेंगे, काफ़ी हमारे मेरे सीनियर दोस्त वहाँ से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी कुछ बैठे हैं, कुछ फार्मर काफ़ी पढ़े, तो
हुआ कि जब हम चिलीज को पिक करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ कैप्सिकन जो उसका मादा वो भी निकलता रहता है। तो वो जब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए वहाँ जो है टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, और अब जब हम उसको पॉलीथीन बैग माहौल शुरू हो जाता है, और जिसमें से उसकी स्पाइल जो है वो चिल्लीज जो है उसका ज्यादा खतरा होता है। तो हम कोशिश करें पहले उसको जो शेड में जाके रखेंगे, जब हम पिक करके उसको शेड में रखेंगे तो थोड़ी बहुत उसकी जो है हवा वगैरह लगेगी और ओपन में होगी, तो उसके काफी जो है वो उसकी हार्डनेस है या उसकी जो मतलब वो खराब होने का खतरा है वो थोड़ा टल जाता है। और जब आप शाम को पूरी आप पैकिंग खत्म करें तो फिर वो भली उन्हीं बैग्स में भर के ड्राइंग एरिया तक लेके जाएं, और फिर वो ड्राइंग एरिया पे जाके वहाँ पे उसको जो आपने प्रोसेस करना है, जैसे वेइंग वगैरह करनी है उसकी, तो वे वगैरह करके फिर उसको आपने फिर स्प्रेड कर देना है, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है ड्राइंग की वहाँ तक लाने के लिए। तो ये आप इस तरह ये इस पिक्चर आप देखेंगे कि इस तरह की जो चिल्लीज हैं वो नाले और वो जो अच्छे अच्छे मकसद फुल राइपन हो वो करने हैं, और उसमें आपको कोशिश करें कि वो कोई प्लास्टिक का कोई इस तरह का ट्रे हो या वो बाल्टी हो या कपड़ा हो, मगर ये जैसे मैंने पहले कहा फिर भी आपने उसको जाके आपने उसमें रखना है, छांव में रखना है, शेड में उसको रखना है शाम तक। हार्वेस्टिंग है तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अगर अच्छे तरीके से हमारी ये जो प्रोसेस होते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग में किया जाती हैं, आपने कलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपसे उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, फिर आपने उसके जाके ड्राइंग करनी है, उसकी वॉशिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, ग्रेडिंग करनी है, या उसके बाद आपने उसको जो है वो पैकेजिंग करनी है, या मार्केट लेने जाना है, एक्सपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी फार्म से लेके मार्केट तक है, इसी में ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपने उनको किसी का अपनी प्रोड्यूस का ख्याल रखना है। तो ये अगर इसी दौरान कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है, उसमें आपने कोई लीनर कर दे, भाई छोड़ दे ठीक है कोई इशू नहीं, तो ये आपकी आगे जो आपकी प्रोड्यूस है वो उस पर इफेक्ट होगा। तो आप ये इसमें यह है कि जैसे मैंने पहले कहा आपने हार्वेस्टिंग के बाद उसको ये पॉलीथीन बैग्स में नहीं रखना, जूट बैग्स में कोशिश करें कि जूट बैग्स वगैरह हो तो और अच्छी बात है। या पहले जैसे मैंने कहा कि आपने उसको छाँव में रखना है, और फिर बाद में जो है वो जो है पॉलीथीन बैग्स हो या जूट बैग्स में करके ड्राइंग एरिया तक लेके जाना है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक और चीज़ भी हमने देखी है जो काफ़ी जगहों पे हमने खुद नोट की है कि फार्मर जब शाम तक वो पूरा जो है अपना पिकिंग करता है, उसके बाद वो जैसे पहले मैंने कहा वो पॉलीथीन बैग्स में भर के रखते हैं, और शाम को वो चुंची है, कोई रिक्शा है, कोई ट्रैक्टर है, उसमें भर के, कोई गधा गाड़ी है उसमें भर के 4-5 बंदे उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और वो भी एक किस्म की उसमें वो डैमेज हो जाती है। और ख़ास तौर पर ये ज़्यादा तब होता है जब आपकी ड्राई करें, जब आप ड्राई करते हैं तो फिर बिल्कुल आपकी जो है वो मिर्च जो है वो नाजुक हो जाते हैं, और अगर आप उसको थोड़ा भी प्रेस करेंगे तो वो डैमेज होता है, उसका सीड जो है वो निकल जाता है वहाँ से, और वो अगर आपका उसका सीड निकल जाए तो आपकी प्रोड्यूस में जो आपकी जो वेट है, फाइनल वेट जब मार्केट ले जाते हैं उस पर भी इफेक्ट होता है। तो कोशिश करें कि ये जब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा लोड भी ना हो, क्योंकि ज्यादा लोड होने की वजह से भी उसका आता है वो आपकी प्रिकॉशनरी तौर पर हमको होगा कि कितना हम इस पे ऊपर एक दूसरे के ऊपर बोरियां रखते हैं कि वो नीचे वाली जो है वो मिर्ची वो डैमेज ना हो। इसी तरीके से थोड़ा मकसद थोड़ा थोड़ा ख्याल करके आपने अपनी प्रोड्यूस का जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग आपके टेक्नोलॉजीज हैं या जो मेथड्स हैं या एक्टिविटीज हैं उसको करना है उन्हें। और अगर आप जैसे मैंने पहले कहा कि जब लोड करके और उसके एहतियात से करें कि उसके ऊपर बंदे ना बैठे, उसके बजाय और ड्राइंग एरिया में लेके जाएं। तो ड्राइंग एरिया में आपने ज़्यादातर हमारे जितने फार्मर्स हैं वो, क्योंकि हम उनके डिफरेंट वो पिकर्स वगैरह होते हैं, और ये आपका उसको पैसे देने पर 40 kg उनका जो है वो रेट तय होता है, तो वो फिर वेट करते हैं, वेट कर उसको जो है उनके पास बैलेंस लगे होते हैं, उसमें वेट करके फिर काफ़ी ये भी देखा गया है कि वो फार्मर उसको वहीं पे वो कट्टों को छोड़ देते हैं या वो बैग्स को छोड़ देते हैं, और दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे तक आके उसके बाद उसको स्प्रेडिंग करते हैं ड्राइंग एरिया पे। तो पूरा ये तो फिर वही बात हो गई कि आपने वो पहले जिस तरह पूरा दिन उसको आपने बांध के रखा था उन्होंने बैग्स में, पूरी रात भी आपने छोड़ दिया, और दूसरे दिन जाके कोई मकसद कोई 24 घंटे के बाद आपने उसको ड्राइंग करने के लिए रखना है। तो ये कोशिश करें कि
पहले जैसे मैंने कहा कि वो शेड में रखना है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें भर के आप उसको ड्राइंग एरिया तक लेके जाएं, वेट करने के बाद उसको जो आपकी शीट है या आपका जो वो लेवल्ड आपकी जो ज़मीन बनाई हुई है उस पर रखना है। जिस तरह भी आपके पास वो चीज़ अवेलेबल हो उस पे आपने उसी रात को ही या उसी शाम को ही आपने उसको स्प्रेड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बैग्स में बंधे हुए ना हो। और उसके बाद ये है कि उसको जो है ना कोशिश करके क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया कि चिली जब हम ड्राइंग करते हैं, जब सीज़न शुरू हो जाती है तो फिर सर्दियाँ भी शुरू हो जाती हैं, तो रात के टाइम पे नमी भी पड़ती है। तो कोशिश करें कि जो आपने वो स्प्रेड की है उसके ऊपर कोई तरपाल है या कोई प्लास्टिक की या इस तरह की कोई शीट वगैरह है आपके पास अवेलेबल है तो वो उसके ऊपर दें। वो इसलिए कि रात के टाइम पे जो नमी पड़ेगी उससे वो बच जाए। हालांकि हमारी जो ओपन ड्राइंग है वो मेन इशू जहाँ पे हमारी एफ्लोटॉक्सिन की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती है वो हमारी ओपन एरिया जो है उसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आप में ज़्यादातर हमारे जितने भी फार्मर हैं आप देखेंगे उनके जो ड्राइंग एरियाज हैं वो रास्ते के साथ हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर कच्चे रास्ते हैं तो वहाँ पे जब वो गाड़ियाँ गुजरती हैं, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, और आमतौर पर अगर हवा आ जाती है तो वो मट्टी वगैरह सारी जो डस्ट है फिर उनके ऊपर पड़ जाती है। रात के टाइम पे आपकी नमी पड़ गई, दिन के टाइम पे उसके ऊपर आपकी डस्ट आ गई, और सर्दियों में भी भले तकरीबन 12-1 बजे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो फेवर करती हैं एफ्लाटॉक्सिन के बढ़ने का। आप जो मकसद नमी हो गई, डस्ट हो गई और आपकी जो है वो धूप थोड़ा टेम्परेचर, तो ये फेवरेबल कंडीशन है आपकी एफ्लाटॉक्सिन बढ़ने की, तो ये बढ़ जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जो आपने ड्राइंग एरिया बनाना वो रास्ते से थोड़ा दूर हो, थोड़ा साइड पे हो, कि वो डस्ट वगैरह ज़्यादातर उस पे ऊपर ना पड़े जो रास्ते से चलते हुए गाड़ियों के चलते हुए से पड़ती है। और कोशिश करें कि रात के टाइम पे उसको थोड़ा ढांप दें कि उसकी वजह से आपकी नमी जो है वो ना पड़े। और दिन के अगर वो टाइम पे टेम्परेचर पड़ता है आपके पास वो चिलीज में नमी नहीं है तो आपकी जो है वो एफ्लोटॉक्सिन की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो ये थोड़े थोड़े बहुत तरीके हैं जिसकी वजह से आप ना अच्छे तरीके से आप अपनी जो है वो प्रोड्यूस है उसकी जो है वो ड्राइंग वगैरह करेंगे। तो उसके साथ साथ मैंने जैसे पहले भी ये कहा था कि जब आपने ड्राई पिकिंग की थी और आपके पास जो अनहेल्दी और जो डिजीज प्लांट्स हैं या वो और राइपेंड प्लांट्स हैं उसको आपने अलग करना। उसने आपको अगर ड्राइंग भी करनी है तो उनकी अलग करें, मेन आपकी जो प्रोड्यूस है उसके साथ में करें। तो ये कुछ तस्वीरें जो हम अपने वहाँ पे भी करते हैं फार्म पे, जो हमारी चिल्लीज आ जाती हैं फिर उसमें से आप उसकी ग्रेडिंग करें। ये आप देखेंगे कि कोने पे पिक्चर है जिसमें वो फार्मर ने वो कट्टे में रख के और उसको जमीन में रख दिया है, वो पूरा दिन इसी धूप में पड़ी रहती है। जाहिर है फिर वो कुछ नीचे गिर जाती है, अनहाइजीनिक चीजें आ जाती हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि आप उसकी जो फार्म पे आपके पास आ जाए चीज तो उसकी पहले आपने एहतियात करनी है कि जब आप पिकिंग करें तो इस तरह की चीज़ें वो मिक्स ना करें। और फिर भी जाहिर है इंसान है उसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं तो वो आपने जब ड्राइंग हो आपने करनी हो तो उससे पहले आप उसकी ग्रेडिंग वगैरह भी करें। तो अगर हम इस तरह से हवाले से देखेंगे तो ये है कि कुछ चीज़ें और भी हमने इसी हवाले से पोस्ट हार्वेस्टिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्टिंग ज़्यादातर हमारा जो है वो ध्यान जाता है सिर्फ ड्राइंग पे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी हमें उसी भी एहतियात करना है। और दूसरा हमारे यहाँ जो आमतौर पर प्रैक्टिस है हमारे फार्मर्स के पास, वो जो हमारे जो फार्मर जो भाई हैं जो फार्म पे काम करते हैं, जो पिकर्स हैं, जो हारी हमारे जो जिसे हम कहते हैं वो है, तो वो जब उनको पलोराइज करते हैं क्योंकि रात के टाइम पे नमी पड़ती है तो सुबह उनको वो पलोराइज करते हैं उसी मैदान पे या उसी जो ग्रीन शीट वगैरह, तो उसके ऊपर वो जो चप्पलों के साथ वो मट्टी के साथ जो है वो घूमते रहते हैं, वो उसी के साथ फिर उसको जो उनके ऊपर घूमते हैं उनको पोलराइज करने के लिए। तो वो भी जाहिर है वो जो हमने पहले एहतियात की थी और अगर आगे चल के वही पाउस से उसी से हम आपको उनके ऊपर आके घूम रहे होते हैं तो वही मट्टी फिर उसमें शामिल हो जाती है। तो ये कोशिश करें कि वो जो आपने उनके साथ करनी है तो वो पोलराइज वो किसी स्टिक वगैरह से करें। जरूरी नहीं है कि आपने फिर नंगे पाँव घूमें फिर उसमें आपको वो उसकी रस वगैरह ऊपर आ जाए, जाहिर है उससे डैमेज ज़्यादा होती है। तो कोई लकड़ी वगैरह हो या कोई हमारे यहाँ काफ़ी दरख्त वगैरह होते हैं तो उसकी वो जो ब्रांचेस होती हैं
उसमें से वो पत्ते वगैरह झड़ के उसी के साथ जो है जिसपे हम झाड़ू वगैरह झाड़ू टाइप जो बन जाती है चीज, उसी से उनको अगर पोलराइज करेंगे तो जाहिर है वो पोलराइज हो जाएंगी, आपका डैमेज भी कम से कम होगा। तो यही चीजें हैं कि जो है ना हमें उस पर थोड़ा ख्याल रखना होता है। और उसके साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए कि क्योंकि हमारे जो चिलीज होते हैं जब हम फ्रेश लेके आते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर परसेंट होता है वो तकरीबन 75 to 80% तक जो है उसमें मॉइस्चर होता है, और उसको हमने कम करना है 10 to 12% तक। क्योंकि अगर हम उसमें से ज़्यादा मॉइस्चर होगी तो पहले तो आप जब मार्केट में उनको लेके जाएंगे तो वो वहीं से आपको वो मॉइस्चर मीटर लगा के आपसे वो कटौती कर दे कि भाई कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। और दूसरा ये होता है कि वहाँ अब जब आप उसको रखेंगे ज़्यादा मॉइस्चर के साथ तो उसमें फिर आपकी जो है वो मोल्ड जो है वो लग जाता है, और यहाँ जो आपका फंगस है वो उसमें लग जाता है। फिर वो और ज़्यादा और भी मकसद वो ज़रूरी नहीं है कि वो एफ्लाटॉक्सिन के हो, और भी आपकी जो है ना वो उसकी क्वालिटी को जो है वो ख़राब करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं उसको। तो उसी में जो है ना वो हमें ज़्यादातर ये ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम उसकी ड्राइंग करें तो वो बेहतर से बेहतर करें, और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने ऐसे तरीके करने हैं कि फ्रेश से जो आपने मतलब वो कोई 50% तक आपकी मॉइस्चर है उसको कम करके डेवलप करना है, तो वो पीरियड थोड़ा कम हो। जितना भी आपका वो ड्राइंग का पीरियड कम होगा आपकी प्रोड्यूस जो है वो अच्छी आएगी, उसमें ज़्यादा जो है आपकी जो एफ्लाटॉक्सिन या और इश्यूज जो है वो कम होंगे। तो आजकल नए मुख्तलिफ तरीके आ रहे हैं जिसकी वजह से आप जिसमें आप ना उसका जो है ड्यूरेशन वो आपका कम होगा। थोड़े उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मगर आपकी जो प्रोड्यूस है वो आगे अच्छी आएगी। तो मैं अभी उसमें आगे चल के उसके हम बात भी करेंगे, मैं आपको पिक्टोरियल व्यू भी उनका दिखाऊंगा कि आप किस तरह करते हैं। तो मैंने जैसे दिखा ये आप देखें फार्मर जो इस तरीके से ओपन बिल्कुल ओपन ग्राउंड में भी उनकी जो है वो चिलीज पड़ी हुई उस पर करते हैं। कुछ फार्मर्स में आगे एक पिक्चर दिखाऊं उसके ऊपर चढ़ के, मगर ये जो एक चर्चा है इस पे नीचे आप देखेंगे वो लकड़ी से जो है उसको पोलराइज करके लाए, तो वो ये बेहतर है बजाय कि हम उसके ऊपर जो है उसके वाक करें हम। और जब हम क्योंकि हम ड्राइंग ज़्यादातर हमारा जो मेन इशू है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट और सारी चीज़ें मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि करती है वो एफ्लाटॉक्सिन। और एफ्लाटॉक्सिन है क्या, हमने बात की मगर एफ्लाटॉक्सिन है क्या, तो असल में ये दो किस्म की एक जो है ना वो फंजाई होती हैं, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस है। तो ये दो जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं, ये जब अटैक करती हैं हमारे चिलीज को, जब मॉइस्चर और जो फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो वो प्रोड्यूस करती हैं एफ्लाटॉक्सिन। और एफ्लाटॉक्सिन बेसिकली कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन है जो प्रोड्यूस करते हैं कैंसर ह्यूमंस में। और इसके जो काफ़ी इसके टाइप्स हैं, तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 15-20 तक इसके जो हैं वो टाइप्स हैं इसके, मगर ज़्यादा जो ख़तरनाक हैं जो हमें जिनका हमें ज़्यादातर बाहर हमारी प्रोड्यूस भी जो है एक्सपोर्ट भी हमारी कम हो रही है वो एफ्लाटॉक्सिन B1 B2 एंड G1 एंड G2 है। और इस सब में से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो फिर वो B1 है। तो ये जो एफ्लाटॉक्सिन है इनकी अगर हम बाहर हमारे एक्सपोर्ट है आप उसकी वैल्यू देखेंगे कि अगर B1 उसमें है तो वो 5 माइक्रोग्राम्स पर केजी जो है और फिर वो कम हो उससे कम हो, और या फिर तो बाकी जो है वो भले उनकी जो थोड़ी लिमिट है वो 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा ना हो उससे कम हो। तो ये उनकी जो है वो रिकमेंडेशन हैं कि इसके ज़्यादा से अगर आपकी चिलीज पे जो है एफ्लाटॉक्सिन होंगी तो वो फिर आपसे वो आपकी प्रोड्यूस नहीं लेंगे, आपकी एक्सपोर्ट भी वापस हो सकती है। जैसे इसी 1 महीने पहले श्रीलंका ने वापस किया, या कुछ 2-4 साल या कुछ साल पहले जो है अमेरिका और बर्तानिया से भी हमारी जो काफ़ी शिपमेंट्स थी वो वापस आ गई थी। तो ये हमारी जो है मैंने जैसे पहले कहा ये एफ्लाटॉक्सिन ज़मीन से सॉइल से हमारे क्रॉप में आता है, मगर इसकी ज़्यादा जो मल्टीप्लिकेशन है वो होती है ड्राइंग के दौरान और स्टोरिंग के दौरान। ड्राइंग जैसे मैंने पहले कहा कि वो कंडीशन जब फेवरेबल आ जाती है, और जब हम स्टोर करते हैं और ख़ास तौर पर जब आपके चिल्लीज जो हैं वो उसकी मॉइस्चर परसेंट 10-12 से ज़्यादा हो तो फिर भी उसमें कंडीशन आ जाती है कि वो फंगस उसमें आ जाएगा, अटैक करेगा और आपका एफ्लाटॉक्सिन बढ़ जाएगा। तो उसमें इसलिए आपने जो ड्राइंग करनी है वो उनकी जो मॉइस्चर है वो 10 से 12% हो, इससे ज़्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो। ज़्यादा होगी तो ये होगा कि मॉइस्चर जो उसमें आ जाएगा बढ़ने की वजह से फंगस उसमें लग जाएगा, एफ्लाटॉक्सिन का इशू है। अगर कम होगा तो फिर आपकी सीड की वायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती।
और ये जो है ना उसके बाद, और ये अगर हम बात करते हैं एफ्लाटॉक्सिन की, तो ये इतने खतरनाक हैं कि जिस तरह हमारे कुछ दोस्त हैं पैथोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर वायरस आ गया तो वो नहीं निकलेगा। अगर क्रॉप में अगर वायरस आ गया तो वो नहीं निकलेगा, उसको मैनेज करना है कि उसको बढ़ने नहीं देना। इसी तरह एफ्लाटॉक्सिन अगर आपकी क्रॉप में आ गया तो वो जाता नहीं, मगर उसको हम मैनेज करके उसको अंडर द लेवल में उसको करेंगे तो वो हमें नुकसान भी नहीं होगा। मगर अगर उसमें आ गया तो ये इतना खतरनाक है कि अब इसको जब आप कुक करते हैं, अभी उसके जो जिसमें भी चीज़ में आ गया, चिलीज में आ गया, किसी और काम में आ गया, तो बोले आपको उसको कुक करें, उसमें भी वो ख़त्म नहीं होता, उसमें भी होता है। और जाहिर है फिर आपको आपकी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है और आपके ट्रेड जो है आपका वो भी कम हो जाएगा। तो ये कोशिश करके इन चीज़ों को हमने थ्रू हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग इन चीज़ों को मैनेज करना है। जो छोटी छोटी बातें हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं कि उनका करना है, छोटी छोटी बातें उनको ख्याल में रख के तो हम उसको इन चीज़ों को जो है वो कम कर सकते हैं, एफ्लाटॉक्सिन कम कर सकते हैं। आपकी जो दूसरी जो लॉसेस हैं वो कम कर सकते हैं। प्रोड्यूस आपकी क्वालिटी प्रोड्यूस होगी, एक्सपोर्टेबल क्वालिटी होगी, मार्केटेबल क्वालिटी आपकी प्रोड्यूस होगी। तो ये देखें आम हमारे यहाँ जो काज आपको इसके साथ ज़्यादा काज तो स्टार्ट से हो जाता है, मगर मेन जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो इस तरह होती है कि हम ओपन ग्राउंड में इसको जो है वो करते हैं और फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाती हैं तो वो बढ़ जाता है। अभी वो मकसद आज देंगे फिर वो, क्योंकि मेन हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट में मेन जो अच्छी होगी तो आपकी वो स्टोरिंग और फिर वो आगे चल के वैल्यू एडिशन, वो चीज़ें भी आपकी जो है वो इतना इफेक्ट नहीं करती। मेन जो इसी पूरी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग में हमारी जो टेक्नोलॉजी में जो सबसे अहम चीज़ है वो ड्राइंग है। और ड्राइंग क्या है? ड्राइंग जो एक प्रोसेस है जिसमें हम उसी जो हमारी जो प्रोड्यूस है उसमें जो नेचुरल जो पानी मौजूद होता है उसको कम करना है, उसको लेवल पे आना है। जैसे मैंने कहा कि वो 80% है, 90% है, जितनी भी है उसको आपने कम करके 10 से 12% तक उसको लाना है। इसको हम ड्राइंग करते हैं। और ड्राइंग क्यों करते हैं? ड्राइंग इसलिए करते हैं कि अगर हम आपकी ड्राइंग उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो उसमें माइक्रोबियल जो डेवलपमेंट है, जो फंगस है, जो मोल्ड्स हैं वो आ जाती हैं, क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाती है। आप उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, जब आप उसको ज़्यादा समय तक इस तरह रखते हैं तो उसकी डिकलरेशन भी हो जाती है, उसको सही तरीके से वो आपको उसमें हो जाती है। और दूसरा ये है कि प्रिजर्वेशन, जब हम ट्रेडिशनल कॉमन मेथड है प्रिजर्वेशन एंड पैथोजन किल जो है वो हो जाता है। जब हम ड्राइंग करते हैं तो वो पैथोजन से वो किल हो जाते हैं, बिकॉज पैथोजन जो है वो ज़्यादा ड्राइनेस को जो है वो टॉलरेट नहीं करते। अगर वो 12% और 10% है या से कम है तो वो उस पर जो है उसका वो जिंदा नहीं रह सकते पैथोजन। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो डिग्रेडेशन हो जाते हैं या उसकी या अनकैपेबल हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं, वो एक्टिव नहीं होते और डॉर्मेंट पोजीशन में चले जाते हैं, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करते। तो इसलिए हमारे इसकी जो है वो इसमें जो है वो ड्राइंग करना जो है वो ज़रूरी होती है। तो ड्राइंग करने के आमतौर पर तो काफ़ी तरह के हम, जैसे मैंने पहले कहा है, हमारे फार्मर जो हैं वो उस पे ओपन ड्राइंग पे करते हैं, उसको अपने चिलीज को ड्राई, हमारी ये ट्रेडिशनल है। और शुरू में जो हमने जितने भी चीज़ें, इवन हमारे काफ़ी पूरे दुनिया में जो है वो फार्मर्स जो जितने बंदे थे, पीपल हैं, वो गोश्त वगैरह भी इवन ड्राई करके फिर रख देते हैं। काफ़ी चीज़ें इस तरह काफ़ी चीज़ें रखते हैं, स्पाइसेस हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम ड्राई करके फिर ऑफ सीजन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो मेन जो सोर्स है पहले से शुरू से ही सदियों से वो सन है, और उसी सन के थ्रू हम करते हैं। अभी भी अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी में भी आ गए हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादातर जो यूज़ है वो सन का होता है। मेथड चेंज होता है मगर वो सोर्स जो है वो अभी तक है। मगर इसी में जो हमारे जो फार्मर हैं वो ओपन में करते हैं। मतलब वो पहले क्या करते हैं कि आम हमारी जो ज़मीन है जहाँ पे उनको ट्राई करना एरिया बनाते हैं, उसको वो लेवल करके उस पे जो है वो थोड़ा हार्ड करके उसको कंप्रेस करते हैं, किसी चीज़ों से कंप्रेस करके हार्ड करके फिर उसी पे सुखाते हैं। या कुछ फार्मर ऐसे भी करते थे कि वो मट्टी और जो जानवरों का जो डंग है उसको मिला के वो उसी से एक वो लेयर बना देते थे उसके ऊपर, और उसके वो जब सूख जाता था उसके बाद फिर उस पर ड्राइंग करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से
वो हमारी जो चिल्लीज हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रात के टाइम पे ओपन में करते हैं, वो मॉइस्चर पड़ती है, फिर वो आपकी चिल्लीज के साथ साथ आपकी जो यहाँ पे जो है नीचे जो उसकी ज़मीन है वो भी मॉइस्ट हो जाती है। तो वो और उसकी जो चिलीज के साथ उसका, क्योंकि वो डायरेक्ट टच में होती हैं उसके, तो वो उस पर लगे होती हैं। फिर वो जब हम पोलराइज करते हैं या दिन के टाइम पे टेम्परेचर आ जाता है, तो वो फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं आपकी एफ्लोटॉक्सिन बढ़ने की। तो ये तरीका है हमारे पास फार्मर के, वो डायरेक्ट सन पे उस पर करते हैं। और दूसरा इसका ये है कि आमतौर पर जब आपके दिन गर्मियों के दिन होते हैं शुरू वाले सितंबर अक्टूबर में, तो आप कुछ ही दिनों में 5-6 दिनों में आपकी वो प्रोड्यूस जो है वो ड्राई हो जाती थी। मगर जब जैसे जैसे सर्दियाँ आने शुरू हो जाती हैं और नीम जो रात के टाइम पे नमी पड़ने जाती है, तो आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अभी अब हम करंट का बात करें तो अगर आप ओपन में रखेंगे तो मैक्सिमम आपको 10 से 12 दिन लग जाएंगे आपको वो ड्राइंग करने में। और मेरे ख्याल में आप फिर भी आप चेक करेंगे तो आपकी जो वो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 12 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती जिसकी वजह से आपकी जो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ड्राई हो जाएंगे। तो दूसरे जो जाहिर है कि आप नमी भी पड़ती रहेगी और ज्यादा जो इशू है वो फ्लोटाक्सिन का वो भी बढ़ता रह जाएगा। आपकी एनिमल्स और ड्रॉपिंग्स है वो भी इशू है, वो भी उसमें आ जाएंगी। तो ये चीजें जो है ना वो जितना इवन अगर काफी कुछ साल पहले इसी दौरान जब आपकी बारिशें अचानक पड़ जाती हैं, अभी कुछ बहुत थोड़ी बहुत काफी अवेयरनेस आ गई है कि आपको कुछ दिन पहले पता चल जाता है कि अभी बारिशें होने वाली हैं। मगर कभी कभी अचानक इस तरह भी आ जाती हैं, फिर आपकी जहाँ तूफान आ जाए थोड़ा बहुत, तो वो आपकी काफी प्रोड्यूस है। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं इसलिए मैंने वो रह गई हैं, तो वो उसकी पूरी उनकी जो है ना वो प्रोड्यूस, एक तो वो बारिश के पानी में बह जाती थी, खराब हो जाती थी, ऊपर जहाँ वो मट्टी पड़ जाती थी, वो हवाओं की वजह से वो इस तरफ से उधर वो एरिया से ही बाहर निकल जाती थी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इसका खतरा रहता है कि आप जब ओपन ड्राइंग करते हैं। और दूसरा ये कि उसका आपका टेम्परेचर जो है, सॉरी मॉइस्चर जो है वो भी मेंटेन नहीं कर सकते उसमें एक्चुअल। और उसमें आपकी जो है ना वो जब तक आपके ऊपर रहें, तो फिर वो ड्राइंग करने के लिए जैसे मैंने कहा कि वो बंदे ऊपर उसके चल के फिर उसकी ड्राइंग करते हैं, तो वो भी डैमेजेस होते हैं। जितने ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा, आपकी उसमें वैल्यू एडिशन वैल्यू जो है उसकी वो भी कम होती जाएगी, उसकी जो है क्वालिटी है वो भी कम होती जाएगी। तो यही था कि कोशिश करें कि ऐसे तरीके अपनाएं कि आपकी ड्राइंग जो है वो उसका ड्यूरेशन कम हो जाए। तो ये है, इसमें मुख्तलिफ और काफ़ी जो है वो तरीके हैं जिसमें हम उनको जो है वो ड्राइंग कर सकते हैं। मैं आपको आगे उसके बारे में काफ़ी थोड़ा टाइम भी हो गया तो मैं पिक्टोरियल व्यू में उसमें रखी है कि पिक्टोरियली आपको वो बताता भी जाऊँ, आपको थोड़े उसमें जो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ये है ओपन जो सन ड्राइंग है। आप देखेंगे कुछ फार्मर्स ने मट्टी में रखे हुए हैं, कुछ ने जो है वो ग्रीन शीट भी बिछाई हुई है, कुछ ने उनको थोड़ा ऊपर करके भी रखा हुआ है, कि कुछ बंदे ने शाम के टाइम पे उसके ऊपर कवर भी करते हैं। मगर ये कुछ परसेंट है, ज्यादातर मेजॉरिटी जो है हमारी वो ओपन फील्ड में ही करते हैं, और ओपन ही होता है, कोई उसके ऊपर या चादर वगैरह नहीं होती। और ये जो हमने जितनी बातें की वो ज्यादातर उसी में होती हैं। और ये थोड़े बहुत जो फार्मर हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी शीट्स बिछाते हैं, उसके ऊपर उसको ढांपते हैं या थोड़ा जमीन से ऊपर करके सुखाते हैं, तो जाहिर है फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और यहाँ पे कुछ हैं, कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे मार्केट में बंदे हैं जो आप उसके ज्यादा पैसे देते हैं आपको। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी एफ्लोटॉक्सिन उसमें कम है, अंडर द एक्सेप्टेबल लेवल्स हैं, तो मेरे ख्याल में शान कंपनी है वो है, या कुछ एक दो और भी ट्रेडर्स हैं हमारे यहाँ में, वो आने वाले भी हैं कुंडी में, वो बंदों को 1000 से 3000 तक वो क्वालिटी को भी मद्देनजर रखते हुए वो ज्यादा पर 40 kg उसको प्राइस भी देते हैं। तो थोड़ी बहुत अगर हम इस तरह मेहनत करें तो जाहिर है हमें उसकी अच्छी हमें अच्छा जो है वो चला मिलेगा। ये देखें आप नॉर्मल, ये है जिसे मैंने पहले बात रखी थी, वो जो एक बंदा है वो पल्वराइज इस तरह करते हैं,
तो इससे जाहिर है आपको अंदाजा लगा कि अगर वो चिलीज जो है वो जब थोड़ी सूख जाएंगी तो आप उसके ऊपर जब जो 50-60 kg का जो बंदा है वो ऊपर चढ़ेगा तो मिर्चों की फिर क्या हालत होगी। या आप देखेंगे अगर वो काफ़ी फार्मर्स हमारे हैं जो ग्रीन शीट इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप ग्रीन शीट की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हालत कैसी है। मैंने काफ़ी जब इस तरह की जब देखी थी तो मैंने उनको कहा था इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली जो है वो सॉइल पे सुखाएं, ज़रूरत क्या थी इसको आपने इतना वो बखेड़ा करने की। तो यहाँ तो उसको अगर आपने इसी की चीज़ पे करना है तो जैसे पहले मैंने पिक्चर आती है तो उसका अच्छे तरीके से ख्याल भी रखें, अगर नहीं रखें तो फिर वो करते हैं। बीच में पिक्चर वहाँ पे वो उन्होंने जो चिली सुखाई हुई है वो रेड और ग्रीन जो है वो जो इमेच्योर है वो भी इसके साथ है। तो जाहिर है जब तक वो इमेच्योर जाके वो उसमें सूख जाए, जाहिर है वो उनकी क्वालिटी तो नहीं रहेगी, वो रेड तो नहीं होंगे, थोड़े बहुत उसमें जो है वो सूखने की वजह से उसके कलर थोड़ा चेंज होगा, बाकी ये है कि वो उसकी जो है वो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो वो इस तरह नॉर्मल प्रैक्टिस हैं हमारे पास, इन चीज़ों को ख्याल रखना है और इन चीज़ों यहाँ तक पहुँचना है। अभी जैसे पीएचडी के साथ मिलके हम एक वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम फार्मर्स को वो नया कुछ नई देंगे। हमारे पास वो सोलर टनल है, मैं आपकी पिक्चर्स भी दिखाता हूँ उसमें आपको, तो वो हम फार्मर्स को देने जा रहे हैं। अभी वो प्रोसेस में है, प्रोजेक्ट है पीएचडी से वाले। आप आखिर में मेरे ख्याल में कुछ इसके हवाले से भी मेरा ख्याल है कि उनको बता दें तो अच्छा होगा, कुछ फार्मर्स को आइडिया भी हो जाएगा। और हमारे पास हमारे अपने इंस्टीट्यूट में ये मॉडल बने हुए हैं। देखिए हम एज एक जो है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हम इसको इतना जो है ना वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो जब तक मेरे ख्याल में काफ़ी फार्मर्स हमारे इतने अच्छे फार्मर्स हैं और माशाल्लाह अच्छे जो है उनकी इनकम भी है, तो अगर वो 10-15 लाख या 12 लाख या, क्योंकि जब हम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब हम टेंडर के थ्रू जाते हैं तो उसकी जाहिर है वो टैक्सेस और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, मगर एक जब फार्मर उसको लगाएगा तो उसका कम उसमें खर्चा होगा। तो अगर वो खुद इसी चीज़ पे आ जाएं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे फार्मर मेरा तो क्योंकि एरिया से थोड़ा वास्ता है तो काफ़ी फार्मर्स हैं, बल्कि ज़्यादातर फार्मर्स हैं कि वो अच्छी खासी इनकम है। तो अगर ये खुद से ऐसी चीज़ें, मैंने तो कहा, मैं तो ये समझता हूँ कि उनका इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो आके हमारी वो चीज़ें देखें, क्योंकि हमारे पास वो मॉडल है, वो देखें, हम उनको टेक्निकली सारी सपोर्ट करेंगे कि वो इस तरह की चीज़ें करें। इससे हमारी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास प्रोड्यूस ज़्यादा है, हमारी जो चिलीज की प्रोड्यूस है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बिल्कुल ही कम है। कहाँ पे आपकी जो है वो 1000 टन जो है वो हज़ारों टन 1000 टन आपकी जो प्रोड्यूस है और वो उसमें कुछ टन 5000 टन आपकी जो है वो एक्सपोर्ट है। तो इसको तभी बढ़ा सकते हैं जब आप क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो उसी के लिए आपको जाहिर है फिर उसको आपका है तो डायरेक्ट फायदा है उसमें, आपको पर 40 kg और इस तरह ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसकी क्वालिटी के हवाले से। तो बजाय इसके कि आप नॉर्मल और अपनी जो ट्रेडिशनल एक मेथड है उस पर चलते जाएं, कुछ नई चीज़ें लाएं, दुनिया जो है आगे जा रही है इस हवाले से। तो ये आप देखेंगे कि फिर वो जब इस तरह की जो चिल्लीज जो है वो ड्राई होती हैं तो फिर इस तरह की क्वालिटी होती है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी करनी है तो आपने जो है वो मेथड्स वो चेंज करने हैं। तो उसके बाद दूसरे जैसे मैंने पहले कहा आपको मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि वो सोलर ड्राइंग सिस्टम जो है वो एडवांस है कुछ, मतलब वो सोर्स आपका सोलर ही है मगर वो ड्राइंग मेथड थोड़े चेंज हैं जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी प्रोड्यूस आ जाती है। उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास भी हमने वो मॉडल बनाए हुए हैं, तीनों मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम पे। कोई भी फार्मर आ जाए, काफ़ी फार्मर्स ने हमारे एरियाज में देखे हुए हैं। तो वो एक सोलर टनल ड्रायर, एक सोलर कम गैस फायर ड्रायर है और एक सोलर डिहाइड्रेटर है। तो 3 किस्म के मॉडल्स हैं हमारे पास। इसी के थ्रू आपका जो ड्यूरेशन है, जैसे मैंने कहा, आपका जो फ्रेश चिली से ड्राइंग चिली तक जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगा आपका, और आपकी क्वालिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये पूरे जो सिस्टम है ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। आप उसकी सिर्फ धूप तो आ सकती है, आपके अंदर उसकी हवा नहीं आ सकती, आपकी मट्टी नहीं आ सकती अंदर, आपके उसमें जो एनिमल ड्रॉपिंग्स है वो नहीं आ सकते, और ड्यूरेशन कम होने की वजह से आपका जो प्रोड्यूस है वो क्वालिटी प्रोड्यूस होगी और एफ्लाटॉक्सिन है वो अंडर द एक्सेप्टेबल लेवल होगी। हमने तीनों जो हमारे पास ये मेथड्स हैं हमारे ड्राइंग के,
उसमें हमने ये इनको ड्राई किया है और वो एक्सेप्टेबल लेवल के ही अंदर है। मैंने आपको आगे चल के एक वो हमने एनालिसिस करा था, वो भी एक दो पिक्चर आपने मैं दिखा रहा हूँ उसमें। आप उसमें देखेंगे कि उसकी लेवल जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल है, और जो हमने वो ओपन से लिए हैं उसकी आप देखेंगे कि मोर देन 50-60% जो है वो माइक्रोग्राम्स पर केजी जो उसकी जो है वो एफ्लाटॉक्सिन की लेवल उसमें है। तो ये मकसद मेरा है कि ये बेटर है कि आप जो है बजाय नॉर्मल आपकी ट्रेडिशनल ड्राइंग है उसकी आप जो है वो कुछ एडवांस और कुछ मॉडर्न पे भी जाएं। तो ये आपने मैंने जिस पहले देखा, ये हमारा सोलर टनल ड्राई। आप इसमें देखेंगे पिक्चर्स में ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह उसके अंदर अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं। और ये जो है सिंपल स्ट्रक्चर है, सिर्फ आप इस तरह की स्ट्रक्चर बनानी है। ऊपर आपका जो मटेरियल है वो सिंपल आपकी प्लास्टिक शीट है। इसमें कुछ क्वालिटी वाली भी आती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल क्वालिटी वाली चीज़ नहीं रखेंगे, सिंपल आपके पास जो आपके मार्केट में जो प्लास्टिक शीट मिलती है, जो आप बरसातों के दौरान जो है वो अपने घरों के ऊपर भी करते हैं, इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट शीट आती है वो भी लग सकते हैं। वो आपकी एक सीज़न इजीली चले जाएगी। अगर आप क्वालिटी वाली लेते हैं तो 2-3 सीज़न आपकी वो जो है वो जो शीट है वो चलेगी। और इसमें अंदर टेम्परेचर, अगर बाहर आपका टेम्परेचर 30 या 35% डिग्री सेंटीग्रेड, तो अंदर आप जाएंगे तो मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इतना इस पे जो है वो बंद होने की वजह से, और क्योंकि जो गर्मी है अंदर उसमें ट्रैप हो जाती है, सूरज की रोशनी अंदर आके गर्मी करती है तो वो ट्रैप हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह जो है वो इफेक्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है जी। एक तो के होने की वजह से आपके अंदर डस्ट वगैरह भी नहीं आएगी, और बंद होती है तो कुछ एनिमल्स वगैरह भी नहीं आएंगे, डैमेज भी नहीं होगा, और आपकी क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। मैं आपको आगे चल के उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। और दूसरा ये मेथड है जिसे हम कहते हैं सोलर कम गैस ड्रायर्ड मेथड है। इसी में ये कुछ आप देखेंगे सामने सोलर की तरह प्लेटें लगी हुई हैं, और ये हीट जो है वो इसके अंदर कुछ और नहीं होता, वो ब्लैक शीट है, ऊपर शीशा दिया हुआ है, वो सोलर की जो हीट है वो एब्जॉर्ब करती है। और बीच में आप देखेंगे कैबिन बना हुआ है, वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन है वो है, जो उसकी जो गर्म हवा है उसको अंदर जो है वो कैबिन में खींचता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये भी एक मेथड है। जैसे मैंने आपको ये पहले तरीका दिखाया, इसमें आप अगर रखेंगे आम, अगर आप ओपन, अगर हम कंपेयर करते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं ड्राइंग के पीरियड को, तो अगर आप ओपन में जाएंगे 10 से 15 दिन लगेंगे, अगर इसी में आएंगे तो आपके 6 से 7 दिन लग जाएंगे सर्दियों में। गर्मियों की सीजन में 3 दिन से 4 दिन लगते हैं, और वहाँ पे 8 दिन लगते हैं, तो आधी 50% आपको डिफरेंस आएगा। मगर आप इसी तरह के जब आएंगे, हम मेन इसका नाम है सोलर कम गैस फायर्ड। आप यहाँ बीच में इसमें देखेंगे जहाँ पे वो केबिन बनी है, आपको इसमें थोड़ा सा होल नजर आएगा। वहाँ पे अगर हम इसी मेथड को आप रात को भी चलाना चाहें, वहाँ पे आपने गैस का सिलेंडर लगा देना है और उसको आग लगाएं, तो उसकी भी जो है वो टेम्परेचर जो है वो उसकी केबिन में अंदर जाएगा। तो ये आपको 24 आवर्स आप इसको चला सकते। तो ये उससे कम जो है मकसद, अगर वो आपका जो जैसे मैंने पहले बताया वो 8 दिन लेता है या 4 दिन लेता है, तो ये आपके 2.5 दिन लेगा। और उसके बाद हमने ये इस पे आप देखें कि इसी इन्हीं जो है ड्रायर्स में सिर्फ मिर्चें ही नहीं, और चीज़ें भी आप ड्राई कर सकते हैं। अगर आपकी चिलीज की सीजन नहीं है तो आप वेजिटेबल्स कर सकते हैं। खास तौर पर आप देखें आजकल बहुत मार्केट है, काफ़ी बंदे जो हैं वो जैसे आपके अनियंस हैं, पोटैटोज हैं और सब्जियां हैं, वो ड्राई करके जो फरोख्त कर रहे हैं। तो इस इन्हीं में जो है ना, आप जो है और चीज़ें भी ड्राई कर सकते हैं। मकसद आप अगर पूरा साल चलाना चाहें तो आप चिलीज के अलावा और चीज़ें भी आप इसमें ड्राई कर सकते हैं और उसी में से फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये एक नया हमने एक प्रोजेक्ट लिया था कोरियन गवर्नमेंट से, तो उसी में उन्होंने हमें वाशिंग दी। हालांकि हमने देखें आमतौर पर हमारे यहाँ कोई वाशिंग नहीं होती, फार्मर्स हमारे पास काफ़ी फार्म, उन्होंने कहा हम ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, अब धो के फिर उसको ड्राई कर रहे हैं। तो वो ये उसी से ये होता है कि जब हम इसको हम जो चिलीज आ रही है उसको हम जब धोएंगे, तो धोने से ये होगा कि उसकी जितनी भी उस पर डस्ट जो है वो फील्ड के में दौरान या वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या उसी जब पिकिंग के दौरान जब उसमें लग जाती है तो वो आपकी धुल जाएगी। और ये धो के जब आप उसमें रखेंगे तो उसकी आप ये देखिए, हमने धो के उस पर थोड़ा इनको खुश्क कर रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी देखें तो वो उसकी धोने की वजह से उसकी डस्ट वगैरह जो है वो भी चीज़ें जो है आपको वो जो है उसमें से निकल रही है।
उसके बाद इसको हमने ड्राइंग के लिए इसमें रखा हुआ, ये ड्रायर्स हैं हमारे पास, इन्हीं ड्रायर्स में हमने इनको रखा हुआ है। आप देखें मकसद अभी जो है वो हो रही के बाद, तो ये उसके बाद ये ड्रा हो रही हैं। इसमें ये हमारे पास तकरीबन अभी पहले हमारे पास 4 यूनिट थे, 2 यूनिट थे, अभी 2 यूनिट और भी हमें कोपिया की तरफ से मिले हैं। ये हम जो है ना वो रोजाना के तौर पर अभी भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। तो हमारे पास फार्मर्स मकसद जो था कुछ कम थे, दूसरे साल थोड़े बढ़ गए। इसी साल मुझे एक दिन भी यहाँ पे हमें जो है ना वो स्पेस नहीं मिल रहा कि फार्मर जो है वो आ रहे हैं। मगर ये है कि हम, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी जून तक है, तो इसी साल तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को सर्विस दे रहे हैं कि वो उसमें से करें, क्योंकि हम जो जितने भी उसके इनपुट्स हैं या उसके जो सोर्सेज हैं वो हम प्रोजेक्ट से, तो ये भी एक तरीका है। ये भी मकसद इतना बड़ा नहीं है, इनिशियल इसकी कास्ट है, मगर उसके बाद आपकी जो प्रोड्यूस आएगी वो क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। तो आप उसके बाद देखें ये जो है इस तरह की आपके पास ना आ जाती है प्रोड्यूस। सॉरी, तो इस तरह की जो है ना प्रोड्यूस आपके पास आएगी। आप देखें इसकी क्वालिटी देखें, उसमें उसकी चमक जो है ना वो तरह की। हाँ, इसी में ये आखिर में जो आपको मैंने जो टनल दिखाए, इसमें ये जो ड्रायर्स दिखाए, इसकी ये टेम्परेचर आपका जो है ना वो कंट्रोल टेम्परेचर होगा, आप जितना इस पे करना चाहें। अगर कोई फार्मर चाहता है कि मैं इसमें से जो ड्राई करके इसका सीड रखूं, तो इसका टेम्परेचर हमने 40-45 जो डिग्री तक रखेंगे। तो आपकी जो है वो सीड जो होगा वो भी जाहिर है थोड़ा ड्यूरेशन नहीं बताई, ये आपको 30 आवर्स में, यानी आपने जो ओपन में आपका जो ड्राइंग है वो 15 दिन फॉर एग्जाम्पल करते चलती है, सोलर टनल में आएंगे तो 6 दिन लगेंगे, गैस फायर्ड में आएंगे 3 दिन लगेंगे, और इसी में जब आएंगे कि 30 आवर्स 30 घंटों में आपकी प्रोड्यूस जो है वो ड्राई होके निकलेगी। हम इसका टेम्परेचर 55 पे रखते हैं 30 आवर्स में। अगर आप कहते हैं कि हमें इसमें से सीड भी लेना है, तो फिर उसकी हम टेम्परेचर कम, तो एक दिन बढ़ जाएगा, मगर आपकी प्रोड्यूस एक तो वो क्वालिटी प्रोड्यूस होगी, और आपका उसमें से सीड निकाल के जो सीड का बिजनेस करना चाहें या सीड यूटिलाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मकसद मॉडर्न चीजें हैं जिससे आप अच्छे तरीके से, ये हमने एनालिसिस करवाई थी, हमारी फूड क्वालिटी सेफ्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है PRC हमारा, उसी से हमने करवाई थी। डिफरेंट हमने उसमें मॉडल जो है वो रखे थे, कुछ हम फार्मर के फील्ड से भी डायरेक्ट लेके आए थे, कुछ हमने जो डायरेक्ट जो फ्रेश थे वो भी लाए थे। तो यहाँ आप इसमें देखेंगे कि तकरीबन जो सैंपल हैं उसमें वो अंडर जो हैं वो एक्सेप्टेबल लेवल्स, कुछ ऐसे हैं जो हमने वो बाहर से यहाँ इस तरह करके लाए थे, उसकी यहाँ जैसे हमारे जो सोलर टनल है आप देखेंगे वो भी एक्सेप्टेबल, जो टोटल अफ्लाटॉक्सिन है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ रहा है, 10 माइक्रोग्राम से जो पर केजी कम है। और वो आप देखेंगे तो कुछ जो सैंपल हैं उसमें 1.42 है, 2.7 है, इस तरह की 3.0 है। मकसद ये अंडर द एक्सेप्टेबल लेवल जो मैंने जैसे पहले कहा था, एफ्लाटॉक्सिन जो है एक दफा आ गया जस्ट लाइक वायरस की तरह, तो वो आप खत्म उसको नहीं कर सकते। आप कितनी इवन जब हम ये करेंगे कुकिंग भी करेंगे तो खत्म नहीं होगा। तो इस पे हम कुकिंग तो नहीं करते, ड्राई करते हैं, तो ये खत्म नहीं होता, मगर हम इसको मैनेज करते हैं, उसको मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं। जो सॉइल से आएगी, जो फ्रेश से आई होगी, वही इसका जो है वो लेवल उसी में होगा, बढ़ेगा नहीं। मगर जब ओपन में करेंगे तो फिर उस पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है और वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसी में जैसे मैंने पहले कहा, तो इसी से के साथ साथ हमने और चीज़ें भी, जैसे पहले सोलर टनल में या गैस फायर ड्रायर में हमने किया था, इसी में भी हम डिफरेंट चीज़ें हमने जो है वो ड्राई की हैं, उसकी वैल्यूडेशन की है, पैकेजिंग की है, स्टोरिंग की है, उसको साल हो गया है, उसमें कोई किसी किस्म का हमने इवन एनालिसिस भी इसका कराया है, इसमें कोई एफ्लाटॉक्सिन नहीं है। और इसकी जो है वो वैल्यू, जो ड्यूरेशन है, शेल्फ लाइफ, वो भी बढ़ आप मकसद हमारे, मुझे अभी जो नाम याद नहीं आ रहा, हमारे सिंध में कुछ 1-2 शहर वहाँ पे एक बंदा है, वो इनको जो है ड्राई करके, इवन कुंडरी में भी है, मैंने सुना है कि कुंडरी में भी है काफ़ी, जो ड्राई करके मुख्तलिफ अनियंस को या और चीज़ों को, पोटेटोज को,
इस तरह हमने यहाँ पे वो करेला, भिंडी, तूरी, ये सारी चीजें रखी हैं, वो भी ड्राई की हैं और उसकी हमने वो वैल्यूडेशन करके सैंपलिंग भी की है। तो ये चीजें आ सकती हैं। उसके बाद आप इसको जो है ना वो जाके ये, और ये है स्टोरेज। अगर हम स्टोरेज की तरफ आए तो ये फार्मर हमारा है, उनकी स्टोरेज है। आप देखें इस तरह जो है वो स्टोर करके, जाहिर है अगर इसमें चिल्लीज में अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो फंगस भी आएगा, एफ्लाटॉक्सिन भी आएगा। मगर अगर आप उसकी अच्छे तरीके से ड्राइंग करके अच्छे तरीके से उसकी वैल्यूडेशन करते हैं, उसको स्टोरिंग अच्छे तरीके से करते हैं, तो फिर जाहिर है आपकी जो है वो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उसकी आपकी प्राइस भी बढ़ेगी, एफ्लाटॉक्सिन भी नहीं आएगा, और जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी, मार्केटेबल क्वालिटी आपकी जो है प्रोड्यूस होगी। और ये हमारी मार्केट है, आप देखें इसमें वो इसी तरह से सारी चीज़ें, वो जितने भी चिलीज आ रहे हैं वो मिक्स करके पहले तो इस तरह रखें, फिर वो सारे मिक्स करके और वो भेज देते हैं। अगर इसमें से किसी में एफ्लाटॉक्सिन ज़्यादा होगी तो जाहिर है फिर जब हम एक दूसरे को मिला देंगे तो आपकी पूरी प्रोड्यूस की एफ्लाटॉक्सिन ज़्यादा हो जाएगी। तो सर ये था थोड़ा बहुत इसी हवाले से, क्योंकि कोशिश मैंने यही की है कि जो हमारे फार्मर्स के पास जो इश्यूज हैं ख़ासतौर पर वो ज़्यादातर ड्राइंग के दौरान ही होते हैं। उसके बाद वो फार्मर ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारे फार्मर्स जो हैं वो उसको मार्केट में जो है वो बेच देते हैं। कुछ फार्मर्स हैं जो उसकी वैल्यूडेशन भी करते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसका सब मेन मकसद सिर्फ ये है कि आपने प्रोड्यूस जो लेनी है वो ऐसी हो कि आपका उसमें से आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। शुक्रिया जी। और कोई अगर सवाल वगैरह हो तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीक डीपर साहब, आपने बहुत डिटेल में एंड टू एंड जो हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और इसके जो आउटकम्स हैं, खासतौर पे जो 3 आउटकम आपने मेजर जिनके ऊपर रोशनी डाली। नंबर 1 के हमने अपने लॉसेस को मिनिमाइज कैसे करना है, क्योंकि फार्मर का बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो यील्ड मैक्सिमम ले सके। दूसरा, क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है, उसका ताल्लुक हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट के साथ है। और तीसरा, एफ्लाटॉक्सिन या जो रेजिड्यू हैं या जो इश्यूज आते हैं हार्वेस्टिंग या पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के दौरान, उनको कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिली एक बार जब प्रोड्यूस हो जाती है तो प्रोड्यूस होने के बाद उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला होता है कि वो कंज्यूमर के पास सही तरीके से कैसे पहुंचनी है। ये चीजें जो है डायरेक्ट रिलेशन है हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो हम अपने सवालात का आगाज करते हैं। आप सारे लोगों से गुजारिश है कि आप अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं तो अपने हैंड रेज कर लें, हम एक एक करके अपने पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन लेते जाएंगे। अगर हैंड रेज नहीं कर जी सकते जी तो हम लोग फिर वैसे ही आप कॉल कर दीजिएगा इसके अंदर ही, तो हम आपको ले लेंगे ऑन बोर्ड। बिल्कुल। मलिक मुजफ्फर कादर साहब बात करना चाह रहे हैं सर, आप। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा आज का। मैं ये पूछना चाहता था, वो जो सोलर और प्लास्टिक शीट का इनको ड्रायर के मुतलिक बताया ना डॉक्टर साहब ने, उसके मुतलिक थोड़ी सी तफसील मुझे शेयर कर दें पर्सनली, ताकि हम वो किस तरह उसे कर सकते हैं इस्तेमाल। अच्छा, ऐसा है कि ये जो आपको तफसील चाहिए ये आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपके साथ इसका पूरा जो लेआउट है इस प्रोजेक्ट का वो आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि इसमें इन्होंने वैसे जो ड्रायर PARC में यूज़ हो रहे हैं, इन्होंने सारी डिटेल में चीज़ें बता दी हैं। लेकिन जो आपकी क्वेरी है ख़ास तौर पे, जी आप सर, अपना नंबर चैट बॉक्स के अंदर डाल दें, डॉक्टर साहब के साथ मैं आप करवा देंगे। करता हूँ। आप डिटेल में आपको पूरा लेआउट भी उसका मिल जाएगा, उसकी कॉस्टिंग भी मिल जी जाएगी, और सर। उसकी कैपेसिटी भी पता चल जाएगी। हर चीज़ आपको आपके साथ जी शेयर सर, कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, अभी शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन के वो PIDC के साथ मिलके, जो हमारा इदारा है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, हमारे साथ मिलके जो अजरक अदारा है अजरी उमरकोट के अंदर, वो एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। प्रोजेक्ट फाइनल फेजेस के अंदर ही है, उसको हमने रिव्यू कर लिया है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हम लोग तो 15 यूनिट्स जो हैं वो PARC जो इदारा है हमारा अजरक जिसको हम बोलते हैं, उनको दे रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी जो वहाँ पे जो एसोसिएशन है उनके प्लेटफॉर्म पे जो फार्मर्स हैं उनके दरमियान में। उसकी हम लोग फंडिंग करवा रहे हैं EDF से, और वो प्रोजेक्ट आई होप कि अगले कुछ माह के अंदर मैच्योर हो जाएगा और उसकी लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर कुछ माइनर ट्विकिंग हम लोगों ने सजेस्ट की थी, जिस तरह सोलर का यूज़ है वो नहीं था पहले, वो हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो उसके अंदर डाल दें। और कुछ एग्जॉस्ट फैंस थे वो मिसिंग थे, वो हमने रिक्वेस्ट, चूंकि टेक्निकल पार्ट जो था वो हमने बड़ा
उसको बारीकबीनी से देखा है, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है ये सक्सेसफुली रन किया जा सके और लोग मैक्सिमम मुस्तफीद हो सकें। और उस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी होगी वो तकरीबन 100-150 टन के करीब होगी, जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी फिनिश प्रोड्यूस की। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों के काम आएंगी। हम अपने सवालात का सिलसिला चूंकि जारी रखेंगे। डीपर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीपर साहब, सर उनका क्वेश्चन था, उन्होंने कोई मुजफ्फर साहब ने पूछा था एक कोई जो सोलर ड्राई जो ये ड्रायर यूनिट है उसके लेआउट के बारे में। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि चूंकि ये बहुत लंबी तफसील में बात हो जाएगी तो ये नंबर शेयर कर देंगे, मैं आपके साथ इनका नंबर शेयर कर दूंगा, ये आपसे डायरेक्टली ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। आजम साहब, आप बात करना चाह रहे हैं सर? सर मैंने नंबर शेयर कर दिया है चैट में, ओके मैंने अपना विजिटिंग कार्ड शेयर कर दिया। ओके 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 जी। आजम साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं जी? هنا جدا نوت فانيا جدا आजम साहब, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक वो शायद उनको आवाज नहीं आ रही है, या शायद नेट नेट जी सर आ रही है आवाज आ इशू है, थोड़ा बहुत मेरी भी बंद हो गई थी। जी रही सर। है। डॉक्टर साहब हेलो। जी जी वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब सीड निकालने के लिए तरीका बताएं कि किस स्टेज पे हम सीड निकालें नेक्स्ट टाइम सोइंग के लिए, इसका क्या तरीका हो, और शॉर्टली बताएं आप प्लीज। सर यहाँ पे आमतौर पर ये प्रैक्टिस है कि आपकी जो सेकंड पिकिंग हो ना, यहाँ पे हम हमारे चिल्लीज जो हमारे जो फार्मर्स ब्रदर्स हैं वो तकरीबन 5-6 पिकिंग्स लेते हैं, 8 भी लेते हैं। तो अगर जो ज्यादातर पर जो सेकंड पिकिंग होती है ना, उसमें से आप जो है ना वो उसको ड्राई करके उसके बाद आप उसमें से चिलीज की जो सीड है वो ले लें। और ड्राई कोशिश करके कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास वो ड्राइंग यूनिट है, अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे ड्राई करेंगे तो फिर आपकी वो वाइबिलिटी जो सीड की वो खत्म हो जाती है। तो अगर आपने वो सीड के लेना तो उनकी टेम्परेचर वो 40 तक जो है 45 तक हो तो फिर ठीक है, उसकी वाइबिलिटी जो है वो कायम रहती है। मगर ज़्यादा टेम्परेचर पे आप उसको नहीं करना है। और उसके बाद ये हम दूसरे की जो सेकंड पिकिंग होती है उसकी जो सीड है उसकी वायबिलिटी जो है काफ़ी फार्मर्स ने और हमने की कि वो उसकी अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू अगर आप पहले या उसके बाद की जो है ना वो सीडिंग की करना। जी सर। शुक्रिया जी आजम साहब। सर कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ वो जो प्रोजेक्ट हम आप लोगों के साथ मिलके, बल्कि आप ही लीड कर रहे हैं, हम तो आपको सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने जी थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर दी थी अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। उसको मैंने यही चीज़ आप इनके साथ शेयर की है कि वो ऑलमोस्ट फाइनल फेजेस के अंदर है, हम लोग उसको पुटअप करने वाले हैं। उसके अंदर माइनर ट्विकिंग हमने रिक्वेस्ट की है PARC अजरक से, कि उसके अंदर कुछ एग्जॉस्ट फैंस की हमने कहा था कि प्रोविजंस डालें, और यूनिट्स पहले 10 थे तो हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको 15 कर लें। तो ये इसी प्लेटफॉर्म से ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग दी जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके, ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। ये सिर्फ इनिशिएटिव है, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर किसी और के पास भी कोई प्रपोजल्स हों, कोई आइडियाज हों, तो आप डॉक्टर साहब के साथ भी शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर भी हम लोग चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे, हमारे नंबर्स आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं। हमारा मकसद यही है कि हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर को जो है वो डेवलप कर सकें, जितना हमारे मैंडेट के अंदर उसकी प्रोविजन है, ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेड रॉयल फूड से हैं हमारे साथ साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं जी? रेड रॉयल फूड सर। अनम्यूट कर देना उनको, कहेंगे वो आपकी उनकी माइक बंद हुई है। अनम्यूट तो वो खैर खुद ही करेंगे। सर आप अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। रेड जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल अभी आ रही है। अच्छा सर जी, मैं रेड रॉयल फूड से बात कर रहा हूँ। हमारा प्रोसेसिंग का काम है, हम रेड चिली की प्रोसेसिंग ही करते हैं ना। कहाँ पे सर? असल में सर ये क्लस्टर के अंदर ही है अपना, ये क्लस्टर है जो रेड चिली का, मीरपुर खास उमरकोट, मेरा मीरपुर खास के अंदर है। ठीक ठीक है। मीरपुर खास में। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये सोलर टनल आपके प्रोजेक्ट हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम अभी गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को देंगे, तो मेरी इसमें ये सिचुएशन थी कि आप ये पूरे क्लस्टर में एक ही जगह पर ना डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, इसको पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज
जो हमारा क्लस्टर है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें दीजिएगा, जैसे कि मीरपुर खास हो गया, उमरकोट हो गया, तो वहां पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही होगी तो दूसरे फार्मर भी उसको देखकर फिर उसकी तरफ आएंगे। अब यहाँ पर मीरपुर खास में भी चिली बहुत है, पूरे मीरपुर बिल्कुल खास बिल्कुल है, डिस्ट्रिक्ट में भी काफी चिली होती है, पर यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। एफ्लाटॉक्सिन के मसाइल हैं। आगे एक्सपोर्टर जो हैं वो इसकी काफी डिमांड करते हैं, और रिजेक्शन भी हुई थी श्रीलंका की तरफ से ना। तो जी जी मुझे हमें बिल्कुल पता है। अब, हाँ, अब इसमें ये है कि आप उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रखिएगा, कि भाई डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में भी हो, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में भी हो, ठीक है। उस हिसाब से फिर अवेयरनेस से ना जल्दी आएगी। एक फार्मर देखेंगे, मिसाल के तौर पर देखने के बाद फिर वो दूसरे फार्मर भी उसको देख देख कर कॉपी कर कर करेंगे। अगर वो एक ही एरिया में लग जाएगा तो फिर वहां से फिर दूसरे फार्मर उसको नहीं पहुंच सकेंगे, वहां पर उसको नहीं देख सकेंगे। सर ये मेरा थोड़ी आप लोगों से जी गुजारिश सर, थी। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर अनस अनस नाम है मेरा, अनस इश्तियाक। अनस जी, आप पहले, मैं आपको दावा दूंगा कि आप पहले हमारे इंस्टीट्यूट में आए, आपको देखें, क्योंकि आप प्रोसेसिंग के हवाले से काम करें उसमें, क्लस्टर में, तो आप यहाँ पहले आए। हमारे यूनिट भी हैं, वो भी तो आप देख लें थोड़ा। और दूसरी ये बात कि बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने मेरा जो शुरू शुरू में हमने ये था कि हम कह रहे थे कि ये ज्यादा से ज्यादा हम बनाएं, तो तकरीबन कोई 50 के करीब ही हमारा था। फिर पीएचडी की तरफ से था कि ये इतने तो फिलहाल नहीं होंगे अब, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है। सही। हमारे पास हमारे जो यूनिट हमने अपने इंस्टीट्यूट में है वो तो हमने प्रूव्ड है कि ये इसी तरीके से सारा काम कर रहा है। तो फिलहाल हमने वो पहले 20 रखे थे, फिर भी ये था कि थोड़ा कम कर दें। फिर वो 10, और अगले हफ्ते मीटिंग हुई थी, उसमें ये हुआ कि नहीं 10 तो बिल्कुल भी कम है, आप कम से कम 15 करें। तो ये एक इनिशियल प्रोजेक्ट है, ये पीएचडीसी भी जानती है, हम भी जानते हैं, इनिशियल प्रोजेक्ट है। फिलहाल तो 15 है, इंशाल्लाह हम इनको और बढ़ाएंगे। इवन मेरा जो मैंने जो आपको पहले बताया, जैसे कि मैं कोडिंग प्रोजेक्ट है मेरे पास, उसी पे भी काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे अप स्केलिंग के लिए कहा था, मैंने उनको इसी हवाले से सोलर टनल का भी दिया है। और वो इससे जो अभी हम बना रहे हैं इनसे भी थोड़ा ज्यादा एडवांस होगा, उसी में थोड़ी बहुत काफी चीजें और भी शामिल होंगी, और इंशाल्लाह वो भी करेंगे। वो उन्होंने मुझे क्वेरी ने कहा था कि अगर हमने नहीं दिया तो किसी और फोरम से आपका भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करवाएंगे। तो मेरा उसमें है कि तकरीबन कोई मैं 50 के करीब वो जो है वो रखूंगा उसमें ना। तो वो, और वो थोड़ी थोड़े अभी जो बन रहे हैं इससे भी थोड़े एडवांस होंगे, ज्यादा जितनी जितनी फैसिलिटेट बंदा होगा तो करेगा। तो हम कोशिश यही करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी हमारी प्लानिंग यही है, जो हम दोस्त यहाँ पे इस पे काम करें, हमारा पीआई जो हमारा एक दोस्त है यहाँ पे उसी पे काम कर रहा है, मोहम्मद हसीम कालूर साहब, वो इसी प्रोजेक्ट का पीआई होगा। तो हमने यही रखा था कि हम एक जगह पे नहीं देंगे, डिफरेंट देंगे, मगर देखें कि ये इतना बड़ा एरिया है और हजारों फार्मर्स हैं, और ये हमारे पास सिर्फ 15 हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको मकसद मीरपुर में भी दें, सामारो में भी दें, नबीसर में भी दें, कुन्नी में भी दें, उमरकोट में भी दें, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर इसमें से फायदा उठाएं। मगर ये मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ कि ये इनिशियल है, इनिशियल, और आपका जो है वो पायलट प्रोजेक्ट है। अगर इसमें हमारे फार्मर, हम इसमें से हम ताउन करते हैं, क्योंकि हमने वो चीज उनको वहां इंस्टॉल करके देनी है, उसको कामयाब फिर हमारे फार्मर्स ने करना है। और जो है अगर वो नहीं करते, देखें हम खुद तो उसको बैकअप में चक्कर तो लगाएंगे सारे, और उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस चीज को, मगर उसको ज्यादातर जो कामयाब करेगा वो फार्मर करेगा जिसको हम देंगे ये चीज। तो वो जाहिर है जितना उसको करेगा, और हमने उसी में हम जितने फार्मर हैं उनके पास जो जाएंगे वो ऐसे उनको नहीं देंगे, वो बाकायदा इस तरह का कोई एमओयू साइन होगा, उसमें टर्म्स कंडीशंस होंगे। उसमें हमने ये भी रखा है कि उस फार्मर को ये नहीं होगा कि सिर्फ खुद करे, मगर 5 से 10 फार्मर किसी और को भी फैसिलिटेट करेगा। तो जाहिर है फिर इसी से वो आग जो है बात जो है वो आगे बढ़ेगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि जितनी जितनी ये कामयाब होते जाएंगे इसको और चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो बहरहाल कोशिश करेंगे कि हम जितना मैक्सिमम पे जा सकते हैं उनको दें, और एक जगह पे नहीं होगा, ये तो कंफर्म। मेहरबानी। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जैसा डॉक्टर साहब ने तफसील में बात की, ये ऑब्वियसली मेरिट बेस्ड होगा, और हमने क्लस्टर्स डेवलप करने हैं विद इन पॉकेट्स, मुख्तलिफ पॉकेट्स, जिस तरह जो प्रोडक्शन हब्स हैं, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं चिली की, वहाँ पे जो
जिन फार्मर्स को ये मेरिट की बेस पे ये अवार्ड किया जाएगा, वो भी क्लस्टर फॉर्मेशन वहाँ पे करेंगे और वो पूरे क्लस्टर को डेवलप करेंगे। यहाँ पर मकसद सिर्फ ये है कि हम चिली जो हब है हमारी, जो पूरा पूरा का पूरा जो ग्रोइंग एरिया है, उसके अंदर इस मॉडल की अवेयरनेस लेके आए। ये बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, पायलट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, और पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ आइडिया देने के लिए होते हैं। इंडस्ट्री डेवलप होगी आइडिया से। जब एक बार आइडिया लोग सीख करेंगे तो आई बिलीव कि जिस बिजनेस के अंदर जान होती है, जिस बिजनेस के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे फार्मर भाई, हमारे प्रोसेसर भाइयों के मसल्स हैं, वो ये सारी चीजें एट देयर ओन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम है कि अभी सही तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो ये जो मॉडल है, गवर्नमेंट इस तरह के मॉडल्स लेके आती है ताकि लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके, जो कि टेस्टेड, ट्रायल्ड और प्रूवन होके रिजल्ट्स निकल रहे हैं। उन रिजल्ट्स की रोशनी में फिर लोग इन्वेस्ट भी करते हैं और फिर वो सस्टेन भी करती हैं चीजें। तो वी होप एंड वी वुड रिक्वेस्ट डेफिनेटली टू आवर फार्मर्स, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, इसको कामयाब फार्मर्स ने करना है। गवर्नमेंट सिर्फ बैकअप पे खड़ी होगी। गवर्नमेंट का काम इन चीजों को आइडिया की शक्ल में आपके पास ले आना है, बट इसको चलाना और इसकी सस्टेनेबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो इसकी सस्टेनेबिलिटी के, ये कितनी लंबा चलेगा, कितनी देर तक चलेगा, इसकी जिंदगी कितनी होगी, इसमें जान कितनी होगी, ये फार्मर्स ने मेक श्योर करना है। तो ये चीजें साथ साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। हम मलिक मुजफ्फर साहब शायद दोबारा को बात करना चाह रहे हैं। सर, आपका हैंड रेज्ड है। सर, मैं डॉक्टर साहब को ये तजवीज़ देना चाहूंगा, ये जो ड्रायर सोलर है ना, वो पंजाब बैंक या किसी बैंक से फार्मर को लेकर दे दें, ताकि वो बैंक और उनके दरमियान एमओयू साइन हो जाएगा और वो एक दूसरे को इजी हो जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में। और उसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में लगाया जाए ताकि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सके जहाँ पे वो लगे। मलिक साहब, एक्चुअली ये इनका प्रेरोगेटिव नहीं है। ये इदारा इंडिपेंडेंटली फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है। हर इदारे का एक मैंडेट है। जो बैंक्स के साथ मामलात हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो शायद उनके साथ कर सकेंगे। तो बेसिकली डॉक्टर साहब तो फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने इदारे के मैंडेट के अंदर रहते हुए। हर इदारे का देखें, आप कोशिश ये किया करें कि पहले इदारे के मैंडेट को समझा करें। यहाँ पर जो आज का जो वेबिनार, हम लोग पीएचडीसी, हम भी फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं, डॉक्टर साहब भी फेडरल गवर्नमेंट के लोग के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमारे मैंडेट्स हैं, हम अपने मैंडेट से बाहर नहीं निकल सकते। हमारा बैंक के साथ कोई लिंक नहीं है, तो हम सिर्फ जो नहीं सर, अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिल जाए तो हम खुद बैंक से राब्ता कर लेंगे, वो हम आप खुद करेंगे। बाकी सारा थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें बात करिएगा। आपको इंशाल्लाह जो इसके ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो इसका लेआउट है, जो इसकी कॉस्टिंग है, वो सारी डॉक्टर साहब आपको गाइड कर देंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, हाँ, बैंक से हम खुद रजू करेंगे, फार्मर खुद रजू करेगा वो। ठीक है। रेड रॉयल, आप अनस भाई, आप बात करना चाह रहे हैं सर दोबारा? जी सर, असल में सर बैंक वाले जो मामलात हैं, मैं इसमें ये बोलना चाह रहा था, वो फार्मर के लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं ना। तो फार्मर अभी हमारे यहाँ पर जो है वो इतना उसमें अवेयरनेस नहीं है कि वो ये एकदम बैंक में जाकर और वो सारे ये मामलात को हैंडल करे। बाकी ये कि आप इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, और अब पहले आप सर्वे कीजिएगा, सर्वे के बाद वहाँ पर जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ पर इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। बाकी आप हमारे मेहमान भी बनिए, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है छोटा सा, उसको भी अगर आप विजिट कर लें, वो भी रेड चिली के हवाले से ये हमारी प्रोसेसिंग करते हैं। हम एफ्लाटॉक्सिन को कंट्रोल करने के लिए ही कोशिशें करते हैं, ठीक है। और बाकी ये कि बस यही मैं कहना चाह रहा था। ठीक है जी सर। जी शुक्रिया जी। सर, आपकी सही बात है, इस तरह करेंगे। और आपका यूनिट भी देखेंगे। और पहले आपने आपको भी इनवाइट किया, आप भी भले हमारे आगे जाएं, यहाँ पे देखें। फिर मेरा वैसे भी घर टंडोजा में, तो मैं इधर से भी निकलते हुए कभी कभी आपसे चक्कर लगाएंगे, कोई इशू। जरूर जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल क्वेश्चंस हम लोगों ने ले लिए हैं। डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। बहुत सारी चीज़ें यकीनन हमारे लोगों को नई उनके लिए होंगी। और जो इन्फॉर्मेशन आज फ्लोट हुई है आज के वेबिनार के अंदर, आई एम श्योर कि वो बड़ी फ्रूटफुल थी। आप लोग ये इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करें। आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही इस तरह के प्रोग्राम्स का इनकाद किया जा रहा है। मैं बस अब कंक्लूड करूंगा। मैं आखिर में बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक दीपर साहब का। बहुत मसरूफ है, इन्होंने हमेशा हमारे लिए टाइम निकाला, आपके लिए टाइम निकाला। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। बस हमने इल्म इनसे लेना है।
वो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के वेबिनार्स का इनेकाद करते रहें, फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें। आप लोगों का भी के लिए भी इनका फोरम ओपन है। आप जब चाहें इनसे फोन पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे बात करें, इनसे इंफॉर्मेशन लें। बहुत कोऑपरेटिव हैं और डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज जो है उनको ट्रांसफॉर्म करना है हमने अपने फील्ड के अंदर, क्योंकि बहुत सारे मामला जो हैं वो अनअवेयरनेस या लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो खराब हो जाते हैं, जबकि कुदरत ने हमें वसाइल से नवाजा हुआ है। हमारे देखे 3 मेजर कंपोनेंट जो होते हैं किसी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, जिसमें सॉइल है, जिसमें वाटर है, जिसमें आपकी सीड की अवेलेबिलिटी या प्लांट्स की अवेलेबिलिटी, वो तीनों ही हमारे पास हैं। जब वो तीनों हमारे पास हैं तो हम क्रॉप भी लगा रहे हैं, क्रॉप भी हमारे पास अच्छी आ रही है, प्रोडक्शन भी ठीक हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हम उस क्रॉप को सही तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं पा रहे, और जो क्रॉप फील्ड के अंदर से हम ले सकते हैं बेनिफिट, वो हम ले नहीं पा रहे। उसका ताल्लुक हमारी इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस के साथ है। उन चीजों को उजागर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म PIDC PARC के प्लेटफॉर्म्स आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप लोग हमारे साथ राब्ते में रहें, हमारी फैमिली का पार्ट बने, डॉक्टर साहब के साथ कांटेक्ट में रहें। जिस तरह की भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए चिलीज के ऊपर, चिलीज की वैल्यू चेन के ऊपर, चिलीज की प्रोडक्शन के ऊपर, चिलीज की हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, प्रोसेसिंग, ड्राइंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग के ऊपर आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज के इस इवेंट की, इस वेबिनार की कंप्लीट रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी 1 घंटे के बाद। अगर किसी साहब का किससे कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई सेगमेंट मिस हो गया, तो आप उसको वीडियो देख के उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपके पास आइडिया, कोई प्रपोजल, कोई फीडबैक, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। जो ही ये प्रोजेक्ट फाइनल होगा और जो बाकी प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में है PRC के पास, वो भी आपके साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। मकसद यही है कि आप लोग मेहनत करें, आप लोग स्पार्क जो आपके अंदर है वो उसको यूटिलाइज करें, और एक्टिवली अपना रोल प्ले करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम एक दिन बहुत 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 ज़्यादा तरक्की करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी बात से मैं बस आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अब हमारा नेक्स्ट जो भी इवेंट है उसकी डिटेल, और जो आने वाली अपकमिंग जितने चिलीज के ऊपर और बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इवेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी। और अपने जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बेशक आप हमारे जो कांटेक्ट नंबर्स हैं उनके ऊपर शेयर कर दें, या जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर जितने और आपके दोस्त लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके नंबर आप शेयर करें, हम उनको ऐड करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक आउटरीच हमारी हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।